हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और मजेदार सी सीरीज जो यकीनन आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं इस ड्रामा के फर्स्ट एपिसोड की तरफ, जहाँ हमें हमारी फीमेल लीड फेंगली को दिखाया गया। वैसे तो फेंगली एक इलस्ट्रेटर थी, लेकिन हमेशा से उसका ख्वाब है टॉय डिजाइनर बनने का। उसका मानना है कि हर दिन एक नया दिन होता है जो कि जिंदगी ने आपको दिया सक्सेस की तरफ बढ़ने के लिए। यानी कि इंसान के हाथ में वक्त तो बहुत सारा है अगर वो जी जान लगा कर अपने ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करे तो। जबकि दूसरी तरफ हमें हमारा हैंडसम सा मेल लीड दीरन दिखाया गया जो चियानशन ग्रुप का सीईओ था। लाइफ उसके लिए बिल्कुल डिफरेंट थी। उसका मानना है कि अगर आपने टाइम को कंट्रोल कर लिया तो यूँ समझो कि आपने दुनिया की हर चीज को अपने कंट्रोल में कर लिया। अब इन दो डिफरेंट लोगों की सोच एक दूसरे से कैसे मैच करेगी ये तो हम आगे ही सीरीज में जान पाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फेंगली चियानशिंग कंपनी में टॉय डिजाइनर का इंटरव्यू देने के लिए आई थी जो उसका सबसे बड़ा ख्वाब था। यहाँ उसे पता चला कि कंपनी में किसी भी तरह की रेड कलर की चीजें लाना मना है क्योंकि हमारे बॉस दीरन को रेड कलर की चीजें नहीं पसंद। सुनने में तो ये हमारी फेंगली के लिए भी थोड़ा अजीब जरूर था, लेकिन कोई बात नहीं, जॉब मिल जाए तो ये मुसीबत भी सह लेंगे। कंपनी पहुँचने पर मिस्टर दीरन पूछ रहा था कि यहाँ की लाइट्स ऑफ क्यों हैं, जिस पर उसका स्पेशल असिस्टेंट जैंग बोला कि बॉस लाइट्स तो ऑन है, बस आपने सनग्लासेस पहन रखी है। कंपनी में कोई भी रेड कलर की चीज नहीं आएगी, अगर आप चाहे तो कंपनी के अंदर सनग्लासेस उतार सकते हैं। ऐसा लगता है कि वाकई ही उनको बहुत सीरियस किस्म की बीमारी है जो वो सिर्फ रेड कलर को देखना भी नहीं चाहते। खैर नेक्स्ट सीन में उसकी एक मीडिया एंकर के साथ इंटरव्यू थी जिसने इससे सवाल पूछा कि ऐसे तो लाखों लड़कियां होंगी जो आपके सपने देखती हैं, तो आप उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे। जिस पर दीरन बोला कि उन लड़कियों को मैं इतना ही कहूँगा कि ख्वाब देकर अपना टाइम वेस्ट मत करो और कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाओ। यानी कि हमारा दीरन एक मिनट का वक्त भी जाया नहीं करना चाहता और अगर एंकर ने ऐसे फजूल सवाल ही करने थे तो वो भी उठकर चल दिया। यहाँ फेंगली को वॉल पिक्चर देखने के बाद पता चला कि उसकी 3 साल पहले बनाई हुई पिक्चर को प्लेजराइज किया गया है, वो भी किसी केवन नाम के डिजाइनर ने। और मजे की बात तो यह है कि वही आज का इंटरव्यू भी कंडक्ट करने वाला था, तो फेंगली के पास अच्छा मौका है उसे सबक सिखाने का। इंटरव्यू के दौरान तो केवन काफी प्रोफेशनली एक्ट कर रहा था और बातों ही बातों में फेंगली ने उसे अपनी स्केच दिखाई जो कि इसने 3 साल पहले बनाई थी। बताया कि अगर वाकई है आप लोगों को मुझसे ज्यादा क्रिएटिव लोग चाहिए तो वॉल पिक्चर के लिए मेरी स्केच को प्लेजराइज क्यों किया। यहाँ तो केवन को नर्वसनेस के मारे कुछ और समझ नहीं आई, लेकिन फौरन से सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लिया फेंगली को वहाँ से बाहर निकालने के लिए। अभी के लिए तो वहाँ से चली गई, लेकिन बता दिया कि मैं अपने हक के लिए जरूर लड़ूंगी क्योंकि चुप बैठ कर रहने वालों में से तो मैं भी नहीं। अब तो गार्ड्स भी उसे दोबारा अंदर आने नहीं देते क्योंकि केवन ने उनको अच्छे से समझा दिया था। आफ्टर दैट फेंगली अपनी बेस्ट फ्रेंड रोजी को कॉल करके बताती है कि यहाँ पर उसके साथ क्या कुछ हुआ, लेकिन वो भी चुप नहीं रहने वाली जब तक कि वो ये बात उसके बॉस को ना बता दे। अब बॉस को बताने के लिए उसे कुछ न कुछ करके तो अंदर जाना ही था। अपना रूप बदल कर जाने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड ने उसे पहचान लिया, उसे अंदर जाने नहीं देता। अच्छी बात तो ये थी कि एंड टाइम पर वहाँ मिस्टर दीरन पहुँच जाता है और फेंगली को भी उसे बताने का एक अच्छा मौका मिल गया। ऐसे ही वो कंपनी की तरफ बढ़ने लगा। फेंगली आवाज देते हुए कहने लगी कि मिस्टर दीरन प्लीज 2 मिनट के लिए रुक जाएं। आपके एक डिजाइनर मिस्टर केवन ने मेरे टॉय को कॉपी किया है, क्या आप इस बारे में जानते हैं? अगर आप कहे तो मैं आपको वो टॉय दिखा भी सकती हूँ। इस पर दीरन बोला मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, मेरा टाइम बहुत कीमती है और वैसे भी अगर सारी प्रॉब्लम सीईओ ही देखने लगा फिर तो कंपनी 2 दिन भी नहीं टिकने वाली। ये कहकर वो चल दिया और फेंगली उसकी तरफ वो टॉय मारते हुए बोली कि अगर सीईओ को इतने सीरियस इशू के बारे में ना पता हो तो तब भी कंपनी 2 दिन तक नहीं टिक सकती। टॉय लगने की वजह से दीरन की ग्लासेस नीचे गिर गई जिसे वो रेड कलर का टॉय नजर आया। उसे देखते ही इसको अजीब किस्म की डिजीनेस होने लगी और साथ ही नीचे गिरकर बेहोश हो गया। फेंगली को भी समझ नहीं आती कि ये सब कुछ कैसे हो गया, वो छोटा सा टॉय इतनी जोर का तो नहीं लग सकता। नेक्स्ट सीन में केवन दीरन को अपनी सफाइयाँ दे रहा था कि जिस तरह उस लड़की ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि वो स्केच मेरी अपनी बनाई हुई है। दीरन बोला कि ये तुम नहीं बल्कि हमारी कंपनी डिसाइड करेगी, मुझे तुम्हारी ये फिल्मी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। जैंग को इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा। वो बोला कि आप काफी टाइम के बाद रेड कलर को देखकर बेहोश हुए, क्या मैं डॉक्टर ली से आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स करा दूं? इसके बाद नाइट का सीन दिखाया गया जहां फेंगली को केवन की कॉल आई जो इसे ब्लैकमेल कर रहा था। बताया कि मैं तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड जानता हूं, अगर तुमने कोई भी मैस क्रिएट करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर फेंगली बोली कि बेटा तुमने गलत लड़की से पंगा ले लिया है, मैं तुम्हारी
धमकी शमकी से डरने वाली नहीं। जब धमकियों से भी कोई काम नहीं बना तो केविन इसे पैसे ऑफर करना चाह रहा था, लेकिन नहीं, हमारी फैमिली को तो इंसाफ ही चाहिए। अब बड़ा मसला ये था कि वो फिर से दीरन तक कैसे पहुंचेंगी, क्योंकि कंपनी में तो उसे जाना अलाउ नहीं होगा। जिस पर रोजी बोली कि तुम मेरी फोटोग्राफी स्किल्स को भूल गई हो क्या? तुम फिक्र ही नहीं करो, दीरन कब और कहाँ जाता है सब कुछ पता लगा कर आ जाऊंगी। अगला सीन कंपनी का दिखाया गया, जहाँ जैंग बता रहा था कि आपके अंकल ने आपके लिए ब्लाइंड डेट फिक्स कराई है, जो आपका ज्यादा टाइम नहीं, बस 1 घंटा ही लेगी। वैसे तो दीरन 1 मिनट भी जाया नहीं कर सकता, लेकिन अंकल के कहने पर उसे जाना पड़ेगा। जैंग उस लड़की की तारीफें करते हुए बता रहा था कि वो बहुत प्यारी है। इवन के स्कूल टाइम में सिर्फ 1 दिन में ही उसे 50-50 लव लेटर्स मिला करते थे। इस पर दीरन बोला कि 50-50 लेटर्स, वो भी सिर्फ 1 दिन में? क्या उस स्कूल के लड़के पढ़ते शढ़ते नहीं थे? ध्यान रखना कि उस स्कूल का कोई भी लड़का हमारी कंपनी में ना आने पाए। दोस्तों, इससे तो आप लोग मिस्टर दीरन की नेचर समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फेगली भी वहाँ पहुँच गई थी। रोजी को कॉल करके पूछती है कि तुम्हें पक्का यकीन है ना कि दीरन यहाँ पर जरूर आएगा? वो बोली हाँ, दीरन यहाँ जरूर आएगा, तुम फिक्र ही मत करो, मुझ पर तुम्हें भरोसा नहीं क्या? इधर दीरन को दिखाया गया जिससे उसकी ब्लाइंड डेट मिलने के लिए आई थी, और वो एक नजर उठाकर उसे देखता तक नहीं। वो जब दीरन से पूछती है कि आपको फ्री टाइम में क्या करना पसंद है, यानी कि गोल्फ या फिर कुछ और, तो इस पर दीरन ने उसे कार्ड्स ही पकड़ा दिए कि मुझे कार्ड्स गेम खेलना पसंद है, चलो 1 घंटे के लिए हम ये खेलते हैं। गुस्सा तो उस लड़की को बहुत आया, लेकिन इतना अमीर लड़का हाथ से जाने भी तो नहीं दे सकती ना। बहाने बहाने से उसके करीब जाने की कोशिश करने लगी, और बुद्धू दीरन को लग रहा था कि शायद ये लड़की मेरे कार्ड्स देखना चाह रही है। आफ्टर दैट वो दीरन को बताती है कि ये गेम काफी बोरिंग है, तो क्यों ना हम कुछ देर के लिए बैठकर बातें करें। दीरन ने उसे एक रोबोट से मिला दिया, ये कहकर के ये मेरी कंपनी का बनाया हुआ है, ये तुम्हारी चैटिंग की ख्वाहिश को पूरा कर देगा, तुम इससे किसी भी तरह की चैटिंग कर सकती हो। अब वो लड़की इसे क्या ही कहती, मुंह बनाकर वहाँ से निकल गई। बाहर जब फेंगली ने पूछा कि दीरन कहाँ मिलेंगे, तो वो बोली मुझे नहीं पता, होगा कहीं पागल कहीं का। इसके बाद जब वो दीरन से मिलने के लिए जाती है तो साथ ही कहने लगी कि मुझे तो लगा था आप अपने एम्प्लॉय को पनिश करेंगे, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अपनी शर्ट पे लिखा हुआ से नो टू प्लेजरिज्म दिखाते हुए कहने लगी कि मुझे इंसाफ चाहिए। वो रेड कलर में लिखा हुआ था, इसलिए दीरन को फिर से डिजीनेस फील होने लगी, पर उसने देखा कि जैसे उसने फेंगली को टच किया वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। फिर जब फेंगली ने उसको खुद से दूर धकेला तो वो डिजीनेस ही फील कर रहा था। उसको बचाते बचाते फेंगली भी उसके ऊपर जा गिरी। दीरन दिल ही दिल में सोच रहा था कि क्या जो मैंने अभी अभी नोटिस किया वो सच था, इस लड़की को टच करने के बाद मैं नॉर्मल कैसे हो गया था। जबकि फेंगली सोच रही थी कि ये लड़का मुझे इतना घूर घूर कर क्यों देख रहा है, कहीं ये सच में ही तो पागल नहीं। एंड टाइम पर वहाँ जैंग पहुँच आया, जो फेंगली को देखकर कहने लगा तुम फिर से यहाँ आ गई, अभी के अभी निकलो यहाँ से। दीरन भी फौरन से फेंगली का हाथ पकड़ते हुए कहने लगा कि नहीं, ये लड़की यहाँ से नहीं जाएगी। अगले सीन में दीरन सनग्लासेस पहनकर उसके सामने बैठ गया, बताया कि अब बताओ तुम्हारा मसला क्या है, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। अगर वो इतना एटीट्यूडी है तो फिर हमारी फेंगली भी कुछ कम नहीं, वो भी सनग्लासेस पहनकर इसके सामने बैठकर सारा किस्सा सुनाने लगी। इसी दौरान दीरन उसे बार बार टच करके ग्लासेस के बगैर रेड कलर को देखता कि क्या जो उसने नोटिस किया वो सच है या नहीं। पर ये तो वाकई ही सच था, और वो हर बार ऐसा करने पर सिर्फ एक ही वर्ड बोलता, अनबिलीवेबल। इतनी बार उसकी ये हरकत नोटिस करने पर तो अब वो फेंगली को भी सच में पागल ही लगने लगा था। कहने लगी कि आपने कब से अनबिलीवेबल लगा रखा है, जो सब कुछ मैंने कहा क्या वो आपने सुना भी? दीरन बोला हाँ, मैंने सब कुछ बहुत केयरफुली सुना, और मैं वादा करता हूँ कि मैं इस बारे में इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा और तुम्हें इंसाफ भी दूंगा। ये कहने के बाद फेंगली वहाँ से चली गई, और जैंग को लग रहा था कि यकीनन अंदर कुछ बुरा ही हुआ होगा, पर दीरन को इतना शांत देखकर तो वो भी शॉक्ड हो गया। उसे लगता है कि अब तो पक्का डॉक्टर ली से इसकी अपॉइंटमेंट फिक्स करानी ही होगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर दीरन की डॉक्टर ली के साथ अपॉइंटमेंट थी। डॉक्टर ने बताया कि ब्लड फोबिया बहुत कॉमन डिजीज है, ये आपकी लाइफ को इफेक्ट नहीं करेगी अगर आप रेड कलर को इग्नोर करो तो। दीरन ने उनको अपने साथ हुई घटना भी बता दी कि एक लड़की को टच करने पर मुझे बिल्कुल नॉर्मल फील हो रहा था, इवन के रेड कलर को देखने के बावजूद भी। तो डॉक्टर ली ने बताया कि अगर ऐसी ही बात है तो उस
लड़की को अपनी की समझकर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ, यानी कि उसे अपनी फ्रेंड ही बना लो। हो सकता है कि धीरे धीरे से ये फोबिया खत्म हो जाए। नेक्स्ट सीन में धीरन डॉक्टर की कही हुई बातों के बारे में सोच ही रहा था कि वहीं जैंग ने आकर बताया कि उस लड़की की बातें सच थी, केविन ने प्लेजरिज्म की है। इस पर धीरन ने उसे केविन को अभी के अभी टर्मिनेट करने के लिए कहा और बताया कि फेंगली के बैकग्राउंड के बारे में इन्वेस्टिगेट करो। अगला सीन मीटिंग का दिखाया गया, जहां सभी शेयर होल्डर्स का मानना था कि मिस्टर धीरन को टॉय डिनर पार्टी में जाकर मिस्टर लूसी से मिलना चाहिए। मिस्टर लूसी जो कि टॉय इंडस्ट्री का गुरु माना जाता है और सभी कंपनीज की कोशिश थी उसके साथ कोलिब्रेट करने की। शेयर होल्डर्स के इंसिस्ट करने पर धीरन को जाने के लिए मानना तो पड़ा, लेकिन अब मसला ये है कि डिनर पार्टी का थीम रेड था। सनग्लासेस के साथ डिनर को अटेंड करना अप्रोप्रिएट तो नहीं लगेगा, इसलिए जैंग बोला कि क्यों ना इस डिनर को कैंसिल किया जाए। लेकिन इस वक्त धीरन को हमारी फेंगली का ख्याल आया कि अगर वो लड़की मेरे साथ हो तो मैं इस डिनर को अटेंड कर सकूंगा। कहने लगा मुझे जल्द से जल्द मिस फेंगली की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। इसके बाद हमें दिखाया गया कि बेचारा जैंग अपनी पूरी कोशिश लगाकर फेंगली का पीछा करता है उसकी रूटीन जानने के लिए। इसके लिए उसे काफी पापड़ बेलने पड़े, इवन के अपनी साइकिल से भी हाथ धो बैठा। पर साइकिल ही गई है ना, जान तो अभी बाकी थी। मिस्टर धीरन की हुक्म की पासदारी भी तो करनी है। खैर इतने दिन उसका पीछा करने से जैंग को इतना ही पता चला कि वो लड़की जितनी मासूम और सेंसिटिव दिखने से लगती है ना, वैसी बिल्कुल भी नहीं। ये सारी बातें धीरन को बताकर वो फेंगली से मिलने के लिए मना करता है, लेकिन धीरन हर हाल में उस लड़की से मिलना चाहता था। नेक्स्ट सीन में फेंगली को दिखाया गया जो इससे मिलने के लिए आई थी और इसे सन ग्लासेस के साथ बैठा हुआ देखकर वो भी ग्लासेस पहन लेती है ताकि उसकी भी शान में कमी ना आए। धीरन एक दफा फिर से उसको टच करके देखना चाहता था कि सब कुछ नॉर्मल होता है या नहीं, लेकिन ये वाली ट्रिक अभी भी काम कर रही थी। एक बार फिर से उसने अनबिलीवेबल कह दिया और फेंगली ने उसे डांटना शुरू कर दिया कि तुम वाकई ही पागल हो या मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन धीरन बात को बदलते हुए कहने लगा कि हमने अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया और केविन को भी डिसमिस कर दिया है। इसके अलावा आपकी प्लेजरिज्म की प्राइस भी आपको मार्केट के रेट के मुताबिक दी जाएगी। अगर कुछ और भी ऐड करना चाहो तो कर सकती हो। फेंगली तो इतने से ही सेटिस्फाइड थी, पर धीरन ने इसको एक ऑफर दी कि मैं तुम्हें टॉय डिनर पार्टी पर लेकर जा सकता हूँ जहाँ तुम्हें बेटर प्लेटफॉर्म मिलेगा। और उसकी शर्त ये थी कि होल डिनर पार्टी में तुम्हें मेरा हाथ पकड़ कर रहना होगा, जिससे वो फेंगली को तो फ्लर्टी ही लगा। उसकी ऑफर को एक्सेप्ट किए बगैर वहाँ से चली जाती है। अगले ही सीन में काफी गुस्से में ड्रिंक करते हुए रोजी को बता रही थी कि किस तरह उस फ्लर्टी इंसान ने मुझ पर लाइन मारने की कोशिश की। रोजी ने पहले तो उसे समझाया कि हो सकता है उसकी इंटेंशन ऐसी ना हो, लेकिन खैर अब तुम इस बात को भूलकर दूसरी कंपनीज में अप्लाई करो। अगली सुबह फेंगली एक इंटरव्यू से वापस आ रही थी और उसने नोटिस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब उसने देखा तो वो एक क्यूट सा डॉगी था। जैसे ही वो डॉगी से बातें करने में मसरूफ हो गई, तभी उस पर एक लड़का अटैक करता है जो कि उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा था। फेंगली खुद को डिफेंड करने की कोशिश करती है। सेम टाइम पर वहाँ से धीरन और जैंग का भी गुजरना हुआ। उस लड़के को फेंगली पर अटैक करते हुए देखकर धीरन फौरन से उसे डिफेंड करने के लिए पहुँच जाता है, लेकिन इससे पहले कि धीरन उस लड़के का कुछ बिगाड़ पाता, उसकी ग्लासेस नीचे गिर जाती है और उस लड़के की रेड शर्ट देखने पर इसे फिर से डिजीनेस फील होने लगा। नेक्स्ट सीन में धीरन एक बार फिर से फेंगली को अपनी ऑफर याद दिलाने की कोशिश करता है, पर वो बोली कि आपने मेरी मदद की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि आप मुझे दोबारा से अपनी कोई फजूल किस्म की ऑफर करें, बेहतर होगा कि यहाँ से चले जाओ। घर से बाहर आने के बावजूद भी इन दोनों को उम्मीद थी कि कम से कम एक बार तो फेंगली इस ऑफर के बारे में जरूर सोचेगी। जब फेंगली ने डोर ओपन किया तो इन्हें लगा कि शायद ऑफर एक्सेप्ट कर ली, पर वो इनको इनका कार्ड देते हुए चलता बनने के लिए कहती है। आखिरी ट्राई करने के लिए धीरन ने उसे लूसी का बुकलेट दिखाया कि तुम्हारे पास अच्छा मौका है टॉय डिजाइनर बनने का, जिसे देखकर फेंगली फौरन से बोल पड़ी कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वहाँ पर सीनियर लूसी आने वाला है, तो मैं पहले ही तुम्हारे साथ जाने के लिए मान जाती। धीरन ने तो यह सारी की सारी गलती जैंग पर तोप दी कि तुम्हें किसी की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना भी नहीं आता। अगले सीन में दोनों डिनर पार्टी में जाने के लिए रेडी हो गए थे और धीरन उसे रेड कलर का रिबन लगाने को कहता है, जिस पर फेंगली बोली कि तुमने तो मुझे अपना सर्वेंट ही समझ लिया, और वो कहने लगा कि प्लीज ये छोटी सी फेवर भी कर दो। फेंगली ने उसका नेक रिबन लगाया और धीरन उसके बालों में रेड कलर का क्लिप लगा देता है। आफ्टर दैट पार्टी में एंटर होने के बाद धीरन वहाँ का रेड थीम देखकर काफी ज्यादा नर्वस हो गया। फेंगली को समझ नहीं आती कि आखिर वो इस तरह का बिहेव क्यों कर रहा है। वो इतना अमीर लड़का है तो इस तरह के डिनर तो
उसने काफी सारे अटेंड किए होंगे। धीरन ने बताया कि देखो कुछ भी हो जाए तो मेरा हाथ मत छोड़ना प्लीज, आज के लिए इसको अपनी ड्यूटी समझ लो। खैर फेंगली भी अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो गलती से भी धीरन का हाथ ना छोड़े। इसके साथ साथ वो दोनों काफी इंजॉय करते हैं। फेंगली धीरन को देखकर सोचती है कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है जैसे ये सब कुछ उसके लिए नया हो, जबकि ये सब कुछ तो धीरन के लिए वाकई ही नया था, क्योंकि इससे पहले वो कभी भी इस तरह की पार्टीज में नहीं गया। पार्टी में ही धीरन को उसकी बचपन की फ्रेंड वैन मिलती है, जिसे उसको फेंगली के साथ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इवन कि वो धीरन का हाथ पकड़कर उसे कहने भी लगी कि इतनी ऑर्डिनरी सी लड़की को अपने साथ लाने की क्या जरूरत थी, चलो अब जैसा भी है इसे वापस जाने के लिए कहो। किसी हद तक तो फेंगली ने भी उसका हाथ छोड़ ही दिया था, लेकिन धीरन वापस से उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे जाने नहीं देता। अब वैन की बातों के जवाब में फेंगली ने हाथ दिखाया कि मैंने नहीं बल्कि तुम्हारे बचपन के दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ रखा है। धीरन ने भी वैन को क्लियर कर दिया कि मैं यहाँ फेंगली के साथ आया हूँ, मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं इसके साथ ही वापस जाऊंगा। वहाँ से जाने के बाद फेंगली ने पूछा कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वैन आपको पसंद करती है। धीरन ने बताया कि हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, वो स्टडी करने के लिए अब्रॉड चली गई थी, इस तरह हमारा कॉन्टेक्ट खत्म हो गया था। अब चाहे वो मुझे लाइक करती हो, लेकिन मेरे पास वेस्ट करने के लिए फजूल टाइम नहीं है। ये बात हमारी फेंगली को बड़ी अजीब सी लगी कि भला किसी को लाइक करने के लिए भी टाइम की जरूरत होती है। मुझे तो नहीं लगता कि तुम जैसे लड़के को कोई भी लड़की पसंद कर सकती है। वहाँ खड़ी कुछ लड़कियाँ धीरन की तरफ देखकर कह रही थी कि ये लड़का कितना हैंडसम है, चलो इसकी पिक्चर्स क्लिक करें। ये देखकर तो धीरन भी हवाओं में उड़ने लगा, बोला कि तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था। लेकिन उसकी ये वाली खुशफहमी भी ऐसे दूर हुई कि वो लड़कियां इसे नहीं बल्कि मिस्टर लूसी को देखकर हैंडसम कह रही थी। मिस्टर लूसी का नाम सुनकर ये दोनों भी उसकी तरफ जाने लगे, आखिर उससे ही मिलने के लिए तो यहाँ आए थे। धीरन ने उसको अपना कार्ड देते हुए बताया कि हम आपके साथ कोलिब्रेट करना चाहते हैं, जिस पर उसने इसका कार्ड लेकर साइड पर रख दिया, बताया कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। और बहुत सारे कार्ड्स पड़े थे जिसे मिस्टर लूसी पहले ही रिजेक्ट कर चुका था। फेंगली ने भी अपना इंट्रोडक्शन करते हुए बताया कि मैं आपके स्कूल की जूनियर हूँ, आपकी बहुत बड़ी फैन, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप ये वाली गेम कैसे खेल लेते हो, ये खेलना तो कितना मुश्किल है। लूसी ने बताया कि 10 एरोस को एक ही रिंग में हिट करने से हम ब्लाइंड बॉक्स को ओपन कर पाएंगे। धीरन दिल ही दिल में सोच रहा था कि यहाँ पर तो रेड कलर की कोई भी चीज नहीं, तो मैं इसके साथ ये गेम खेलकर इसे इम्प्रेस कर सकता हूँ। आफ्टर दैट दोनों के बीच में एरोस को हिट करने का एक कंपटीशन होता है, जिसे हमारे धीरन ने जीत लिया और ब्लाइंड बॉक्स भी उसके लिए ओपन हुआ। उसका ये टैलेंट देखकर तो फेंगली को भी यकीन नहीं आ रहा था और लूसी ने भी उससे उसका बिजनेस कार्ड मांग लिया। पर कार्ड देखने पर सिर्फ इतना ही कहा कि मैं तुम्हें याद रखूंगा। ब्लाइंड बॉक्स से जो धीरन को गिफ्ट मिला वो भी उसने लूसी को दे दिया, बताया कि ये तुम्हारे लिए, जिसे वो लेने से मना करते हुए वहाँ से चला गया। पर ऐसा लग रहा था कि उसे मिस्टर धीरन का ये एटीट्यूड पसंद नहीं आया, क्योंकि जब फेंगली उससे हाई फाइव करती है तो वो अपने साथ ही खड़ी लड़की के कान में कुछ कहने लगा और इसके बाद उसने धीरन को भी सॉरी बोला। ये करने के बाद वो तो वहाँ से चला जाता है और सभी लड़कियाँ धीरन के इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए। इसी दौरान उसका हाथ फेंगली के हाथ से छूट जाता है और रेड कलर की चीजें देखने की वजह से उसे डिजीनेस फील होने लगी। कुछ न कुछ तो बात अब फेंगली को भी समझ आ गई कि आखिर ये हर बार ऐसे बेहोश कैसे हो सकता है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर होगी। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के 3rd एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि धीरन ने फेंगली को वापस ड्रॉप कर दिया था, जहां वो उसे बताती है कि मैंने आपको कई बार बेहोश होते देखा, आपको अपना अच्छा सा ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। इस पर वो सिर्फ इतना ही बोला कि मुझे कोई सीरियस डिजीज नहीं, बस फोबिया है, और हाँ मैं तुम्हें ऑफिशियली हायर करना चाहता हूँ, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स तुम यहाँ पर नहीं बल्कि घर जाकर ओपन करना। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स उसने घर जाकर पढ़े तो उसे पता चला कि धीरन उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाना चाहता है, जिस पर उसे काफी गुस्सा आया। अगली सुबह धीरन और ज़ेंग इस बात को डिस्कस कर ही रहे थे कि फेंगली इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगी या नहीं, कि वहाँ फेंगली भी गुस्से में चली आई। बताया कि मैंने तुम्हारी कंपनी में अप्लाई जरूर किया था, लेकिन टॉय डिजाइनर बनने के लिए, तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट बनने के लिए नहीं। और क्या मैं नहीं जानती कि तुम किस तरह के फ्लर्टी इंसान हो? तुमने बार बार मुझे बहाने से टच करने की कोशिश की, बदमाश, आवारा, गुंडा और पता नहीं क्या कुछ
कहकर चली जाती है। बेचारे धीरन को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि क्या मैं इतना सब कुछ हूँ। हार तो ये फिर भी नहीं मानता, एक बार फिर से बुके लेकर उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कराने के लिए उसके घर पहुँच गया और इस बार सैलरी भी काफी बढ़ा दी। इस बार तो उसे लगा था कि फेंगली जरूर मानेगी क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन भी कर दिए, पर जब इसने सिग्नेचर देखे तो वो एक टेटर बना हुआ था। शाम को जॉगिंग करते हुए दोबारा से उसका पीछा कर रहा था। बताया कि अगर तुम मेरी असिस्टेंट बनने के लिए मान जाओ तो फिर मैं ये सारे गार्ड्स तुम्हें दे दूंगा। फेंगली को तो सच में ही वो पागल लगने लगा था कि इतनी बड़ी कंपनी का बॉस इतनी अजीब अजीब सी हरकतें कैसे कर सकता है। खैर उसे खुद से दूर रहने के लिए कहा। अब जैंग बोला कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर होगी कि इतनी कोशिश के बावजूद भी वो नहीं मान रही। हो सकता है कि वो एक ऑर्डिनरी लड़की है और उसे ये फैंसी चीजें नहीं पसंद। उसकी बात में पॉइंट तो था, इसलिए अगली बार जब धीरन ने उसे डिनर के लिए इनवाइट किया तो बिल्कुल नॉर्मल से रेस्टोरेंट में किया जहाँ वो कंफर्टेबल फील कर सके। बेचारी फेंगली को भी समझ नहीं आती कि मैं इसे कैसे मना करूं, अपने लफ्जों में कहकर तो कितनी बार कोशिश कर चुकी। खैर वो इस बार भी उठकर चली जाती है और जैंग ने धीरन को इशारों से बता ही दिया कि हाँ बॉस हम तीसरी बार भी फेल हो गए। अगले सीन में फेंगली रोजी को बता रही थी कि वो फनी सा बॉस हर जगह मुझे हरास करने के लिए पहुंच जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको मुझसे प्यार हो गया। और दूसरी तरफ वो ये भी सोचती है कि उस जैसे अमीर लड़के को मेरी तरह ऑर्डिनरी लड़की से प्यार कैसे हो सकता है। इस पर रोजी बोली कि तुम फिक्र नहीं करो, मीडिया रिपोर्टर तुम्हारी दोस्त है ना, मैं तुम्हारे लिए उसकी सारी हिस्ट्री पता लगा लूंगी। इसके बाद ऑफिस का सीन दिखाया गया जहाँ वैन धीरन से मिलने के लिए आई थी अपने साथ लंच बॉक्स लेकर, लेकिन वो इससे बात करने में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करता। बताया कि इस वक्त मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ तो क्यों ना हम फिर कभी मिले, जो वैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आफ्टर दैट धीरन अपने एक एम्प्लॉय की वेडिंग पार्टी अटेंड करने गया था जहाँ उन्होंने दूर से ही देखा कि एक लड़की उनकी पिक्चर्स ले रही थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि रोजी थी। जैंग ने उसका काफी दूर तक पीछा किया लेकिन वो इनको चकमा देकर भाग ही गई। अगले सीन में वो घर आकर फेंगली को उसकी डिटेल बताती है कि मुझे नहीं लगता वो कोई हरास करने वाला लड़का होगा, बिकॉज उसने बहुत नॉर्मल लोगों की तरह एजुकेशन लेकर अपनी फैमिली को सपोर्ट किया और सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर जियानशन ग्रुप को डेवलप किया। ये कोई आसान काम तो नहीं। फेंगली को तो वो सिर्फ फनी बॉस ही लगता है। खैर उसने डिसाइड कर लिया था दूसरी कंपनीज में इंटरव्यू देने के लिए। अगली सुबह हम देखते हैं कि फेंगली ने काफी सारी कंपनीज में इंटरव्यू तो दे दी थी, पर अनफॉर्चुनेटली सबने इसको रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये काफी सैड होती है। अगले सीन में धीरन वैन से मिलने के लिए जा रहा था जहाँ जैंग ने बताया कि मिस फेंगली को किसी भी कंपनी ने जॉब नहीं दी, कहीं इसके पीछे आपका हाथ तो नहीं। जिस पर वो बोला कि मैं उसे अपना असिस्टेंट जरूर बनाना चाहता हूँ लेकिन मेरा स्टैंडर्ड इतना भी लो नहीं कि मैं इतना नीचे गिर जाऊँ। इधर वैन बेटी उसका इंतजार कर रही थी, खुश होती है कि उसने मेरे लिए इतनी अरेंजमेंट की है तो यकीनन मुझे लाइक करता होगा। पर जब धीरन यहाँ पहुँचा और बाय चांस उसने वहाँ पर फेंगली को इतना उदास देखा तो जैंग से बोला कि वैन को जाकर बता दो कि मैं उसे फिर कभी मिलूंगा। उसके कहने पर जैंग ने भी फेंगली के पास आकर उसे मना कर दिया। बताया कि बॉस को किसी जरूरी काम की वजह से जाना पड़ा। तो यहाँ धीरन फेंगली के पास जाकर उसे बता रहा था कि मैं जानता हूँ तुम्हें सारी कंपनीज ने रिजेक्ट कर दिया, पर मेरी ऑफर अभी भी तुम्हारे लिए अवेलेबल है। इस पर फेंगली तो उल्टा उसको ही सुनाने लगी कि इसका मतलब तो यही हुआ कि ये सब कुछ तुम करवा रहे हो, तुम जैसे अमीरजादों को क्या पता कि मेहनत क्या चीज होती है। काफी बातें सुनाने के बाद उसे खुद से दूर करने लगी, जिसकी वजह से उसकी ग्लासेस नीचे गिर गई और फेंगली ने उसे अपने पीछे आने से मना किया। वही रेड कार को देखकर इसे फिर से डिजीनेस फील होने लगी, बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। फेंगली भी उसके पास फौरन से दौड़कर पहुंच आई। अगला सीन हॉस्पिटल का दिखाया गया जहां जैंग ने फेंगली को बताया कि आपने इस बार मिस्टर धीरन को गलत समझ लिया था, आपको जॉब ना मिलने के पीछे इनका हाथ नहीं बल्कि केविन का हाथ था। जिस पर वो बोली कि केविन तो एक टॉय डिजाइनर है, भला उसकी इतनी पहुंच कैसे हो सकती है। यहाँ धीरन जिसे होश आ गया था कहने लगा कि केविन एक टॉय डिजाइनर जरूर है लेकिन उसने इस इंडस्ट्री में काफी साल काम किया, इसलिए उसकी जान पहचान काफी ज्यादा हो गई। जैंग को बताया कि इस इशू को सॉल्व करो, केविन इस इंडस्ट्री के आसपास भी कहीं नजर नहीं आना चाहिए। फेंगली भी उसे अपनी कही हुई बातों पर सॉरी कर देती है कि मैंने आपको इतना कुछ कहा बगैर आपकी एक्सप्लेनेशन सुने। आफ्टर दैट जब वो वापस जाने लगी तो जैंग यहाँ नर्स को बता रहा था कि बॉस के रूम में कोई भी रेड कलर की चीज ना जाए क्योंकि उनको ब्लड फोबिया है और इस बात को सीक्रेट रखना। ये बातें हमारी फेंगली ने सुन ली और उसे याद आया कि हाँ जब जब वो रेड चीजों को देखता तो बेहोश हो जाता, लेकिन मुझे टच करने के बाद वो नॉर्मल था। खैर ये इस बात को कंफर्म करने के लिए रेड लिपस्टिक लगाकर धीरन के पास जाती है और वो इसे देखकर डिजीनेस फील करने लगा। फेंगली ने फौरन से उसका हाथ पकड़ा, बताया कि तुम्हें ब्लड फोबिया है पर मुझे टच करने के बाद तुम नॉर्मल होते हो, यही है
है ना तुम्हारी सच्चाई। धीरन भी उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच देता है। सेम टाइम पर जैंग भी अंदर आ गया और फिर ऐसे रिएक्ट करते हुए बाहर चला गया जैसे उसने कुछ भी नहीं देखा। थोड़ी देर इनका आई कांटेक्ट होने के बाद फेंगली ने उठकर अपनी लिपस्टिक साफ कर ली और इधर जैंग सोच रहा था कि क्या बॉस उसके साथ फ्लर्ट करके उसे अपनी असिस्टेंट बनाना चाह रहा है। खैर ये सब कुछ जानने के बाद फेंगली ने उसकी असिस्टेंट बनने के लिए हाँ कर दी, पर उसकी एक शर्त थी कि मुझे तुम्हारी कंपनी में टॉय डिजाइनर की पोस्ट भी जरूर मिलेगी। अगली सुबह वो काफी कॉन्फिडेंट होकर ऑफिस आती है। गार्ड को अपना एम्प्लॉय कार्ड दिखाया, उसे ये बताने के लिए कि अब तुम मुझे नहीं रोक सकते। जैंग भी उसके इस्तकबाल में पहले से ही खड़ा हुआ था, फिर उसे धीरन से मिलाने के लिए लेकर आता है। बातों ही बातों में धीरन उसका रॉन्ग प्लेस पे लगा हुआ क्लिप ठीक करने लगा, जिसे एंड टाइम पर जैंग और एक और एम्प्लॉय ने देख लिया, जिन्हें लगता है कि इनके बीच में कुछ न कुछ तो जरूर चल रहा है। खैर इसके बाद जैंग फेंगली को टॉय डिपार्टमेंट में लेकर आता है और वहाँ के सभी स्टाफ से इंट्रोड्यूस करवाया। अगले सीन में जैंग ने आकर बताया कि डॉक्टर ली के साथ आपकी अपॉइंटमेंट होने वाली है, जिस पर वो बोला कि असिस्टेंट फेंगली को यहाँ बुलाओ, वो भी मेरे साथ जाएगी। पर तभी उसे फेंगली की एक शर्त याद आई कि मैं तुम्हारी सीक्रेट असिस्टेंट बनकर रहूंगी, इसलिए बगैर किसी सॉलिड वजह के तुम मुझे अपने पास नहीं बुला सकते। अब ये तो उसे अपने पास नहीं बुला सकता, लेकिन खुद ही उससे मिलने के लिए चला गया और वहाँ ऐसे दिखा रहा था जैसे वो सिर्फ राउंड लेने आया हो। फेंगली के पास जाकर झुकते हुए कहने लगा कि 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे पार्किंग में मिलो। ये कहने के बाद वहाँ से चला गया। असल में काम करने के बहाने वो एंजॉयमेंट करने के लिए आया था, ताकि वो डेजर्ट भी खा सके और उसको ग्लासेस भी ना पहननी पड़े। जब फेंगली बोली कि इस तरह तुम मेरा वक्त जाया कर रहे हो, तो वो गुस्से में ये कहकर वहाँ से चला गया कि ठीक है तुम वापस जा सकती हो। तभी फेंगली की नजर यहाँ रोजी पर पड़ी, जिसे गार्ड शॉप के अंदर जाने नहीं दे रहा था। पूछने पर रोजी ने बताया कि मेरी बॉस ने मुझे इस शॉप के ओनर का इंटरव्यू लेने के लिए कहा है, पर ये लोग तो मुझे अंदर तक जाने नहीं दे रहे। अगर मैंने कुछ इम्पोर्टेंट इंटरव्यूज कंडक्ट नहीं की ना, तो मेरी बॉस तो मुझे जॉब से ही निकाल देगी। उसकी हेल्प करने के लिए फेंगली बोली कि अगर ऐसी ही बात है तो मैं अपने बॉस मिस्टर धीरन के साथ तुम्हारी इंटरव्यू कंडक्ट कराने की कोशिश करूंगी। अगला सीन ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ फेंगली की टक्कर हुई क्यान से, जिसकी वजह से उसकी सारी फाइल्स नीचे गिर गई और क्यान ने लेटर का थोड़ा सा हिस्सा देख लिया और वो इस न्यूज के बारे में आकर अपने कोलीग्स को भी बताती है कि उसने कितनी बड़ी न्यूज पता लगा ली। इसके बाद जैंग ने मिस्टर धीरन के पास आकर बताया कि टॉय डिपार्टमेंट में एक रूमर फैला हुआ है कि मिस फेंगली आपको लव लेटर देकर अपना प्यार कन्फेस करना चाहती है। साथ में ये भी बताया कि हो सकता है ये सिर्फ एक रूमर ही हो और इसमें सच्चाई कुछ भी ना हो। पर धीरन ने तो पक्की ही खुशफहमी पाल ली कि नहीं उसको मुझसे प्यार ही हुआ होगा, आखिर मैं इतना हैंडसम जो हूँ। इसके बाद से तो वो फेंगली को इग्नोर करने लगा, ये जानने के बावजूद भी कि वो मुझसे मिलने के लिए आ रही है। उसको देखे बगैर वहाँ से चला गया। लिफ्ट में भी वो अपने हैंडसमनेस के लिए सॉन्ग सिंग करने लगा कि हजारों लड़कियां उसके ख्वाब देखती है और उसकी इस बेसुरी आवाज से तो बेचारे जैंग के कान पटने ही वाले थे, पर कुछ कह भी तो नहीं सकता, आखिर ये बॉस जो ठहरा। खैर जैसे ही लिफ्ट ओपन हुई, फेंगली इसके सामने खड़ी थी और इसको इस अजीब से पोज में देख लिया। फिर इसके पीछे आते हुए कहने लगी कि बॉस प्लीज मेरी बात तो सुन ले, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जिस पर वो बोला कि मैं जानता हूँ तुम क्या बताना चाहती हो, तुम बहुत प्यारी और अच्छी लड़की हो, लेकिन अफसोस। फेंगली को तो समझ नहीं आती कि आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है। कहने लगी कि बॉस बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आपको मुझसे डिस्टेंस पर रहना चाहिए। अब घुमा फिरा कर तो बहुत बातें हो गई, इसलिए धीरन ने साफ साफ बता दिया कि मैं जानता हूँ तुम मुझे प्रपोज करने वाली हो, पर मेरी तरफ से खुद को रिजेक्ट समझो क्योंकि मैं सिंगल रहना चाहता हूँ। ये कहते ही वो चलता बना और फेंगली को पूरी बात समझ में आई कि उसका फनी बॉस अब तक क्या सोच रहा था। उसके पीछे जाकर उसकी गाड़ी में बैठी और वो फाइल देते हुए बताया कि मिस्टर धीरन इसे आंखें खोल कर देखो, ये कोई लव लेटर नहीं बल्कि इंटरव्यू लेटर है। इस पर तो इसके खुद के भी होश उड़ गए। बताया कि जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। उसके जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए फेंगली बोली कि तुम में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे कभी भी तुम जैसे लड़के से प्यार नहीं हो सकता, बल्कि यूं कहो कि तुम मेरे टाइप के ही नहीं। इस बात से धीरन को गुस्सा आ जाता है। उसे गाड़ी से उतरने के लिए कहा, बताया कि मुझे इस इंटरव्यू में कोई इंटरेस्ट नहीं। और नेक्स्ट सीन में फेंगली अपने कुलीग्स को जब लूसी की तारीफें करके बता रही थी कि मैं उसकी कितनी बड़ी फैन हूँ, तो ये बातें पीछे ही खड़ा धीरन भी सुन लेता है और जैंग को बताया कि फौरन से मिस रोजी के साथ मेरी इंटरव्यू अरेंज कराओ। इस बात को सुनकर तो हमारी फेंगली भी काफी खुश हो गई। अगला सीन इंटरव्यू का दिखाया जाता है, जहाँ रोजी ने क्वेश्चन किया कि आपने इंटरव्यू को एक्सेप्ट क्यों किया, तो इस पर वो बोला क्योंकि मैं मैगजीन पर अपनी पिक्चर चाहता हूँ। वेल ये इंटरव्यू काफी फनी रही, जिसे देखते हुए अंकल ने बताया कि तुम्हें इस तरह की इंटरव्यूज को अवॉइड करना चाहिए और वो बोला कि ये तो बस फन
फन के लिए था। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द त्यान अब्रॉड से वापस आ जाए और मेरे साथ कंपनी संभाले। नेक्स्ट सीन कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है, जहाँ हमारा नया कैरेक्टर और दीरान का कजन त्यान अब्रॉड से वापस आ गया। फेंगली के साथ मिलकर उसने त्यान के लिए काफी फनी से सरप्राइजेस अरेंज करवाए थे, जिसे देखकर वो कुछ ज्यादा खुश नहीं लगता। ऐसा लगता है कि वो अपने कजन दीरन को पसंद नहीं करता और इसकी क्या वजह है ये तो हम आगे ही जान सकेंगे, क्योंकि हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के 5th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जब त्यान ने अपने रूम में जाकर देखा तो वहाँ बिल्कुल ही बच्चों वाली डेकोरेशन हुई थी। इससे उसको अपना बचपन याद आया, जब उसके डैड ने उसके रूम से सारी रेड कलर की चीजें हटवा दी थी, उसे ये बता कर के तुम्हारे भाई को रेड कलर नहीं पसंद। इसी वजह से वो काफी ज्यादा रोया भी था और इधर प्रेजेंट में उसने अपनी सुपरमैन वाली बेडशीट हटा दी और शायद यही वजह है कि उसे दीरन नहीं पसंद। इसके बाद ब्रेकफास्ट का सीन दिखाया गया, जहां दीरन उसे पूछ रहा था कि तुम्हें डेकोरेशन कैसी लगी, तो उसको ना चाहते हुए भी अच्छी बोलना पड़ा। इसके बाद एंट्री होती है वैन की, जिसने त्यान को देखते ही उसे हक कर दिया, बताया कि फाइनली तुम वापस आ गए। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि अभी एक मुसीबत मेरे सर से उतरी नहीं कि दूसरी मुझ पर आ गिरी। जबकि वैन को तो ये देखकर गुस्सा आ रहा था कि ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर दीरन बोला कि मेरी स्पेशल असिस्टेंट है तो मेरे साथ ही होगी ना। नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर वुजेंग ने अनाउंसमेंट की कि हमारा डिपार्टमेंट एक नया टॉय प्रोजेक्ट बनाने वाला है, जिसके लिए तुम लोग अपने स्केचेस रेडी रखना। इस बात से हमारी फेंगली को तो बहुत ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि ये उसके पास अच्छा मौका था अपनी एबिलिटीज दिखाकर अच्छी टॉय डिजाइनर बनने का। पर वो इस मिस्टर लतीफे का क्या करे, जो हर 2 मिनट के बाद कॉल करके इसे अपने पास बुला लेता था। हम देखते हैं कि मीटिंग अटेंड करते हुए भी उसे फेंगली को अपने पास रखना पड़ा और फेंगली को भी वो इस वक्त काफी अट्रैक्टिव लग रहा था, क्योंकि चाहे वो बहुत सी बचकानी हरकतें करता है लेकिन वो अपनी जॉब में परफेक्ट था। इसके बाद फेंगली डायरेक्टर वुजेंग को अपनी स्केचेस दिखाती है, जो उनको काफी पसंद आई और इस पर फर्दर प्रोसेस करने के लिए कहा। उस बेचारी ने अपना प्रोसेस तो स्टार्ट कर दिया, जो उसे 3 दिन में सबमिट करना है, लेकिन इन दिनों वो मिस्टर दीरन की वजह से बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रही। और जब लास्ट डे वो मीटिंग में पहुंचती है अपनी स्केचेस सबमिट करने के लिए, तो वो अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुए थे। डायरेक्टर से भी उसे डांट पड़ी और उसको खुद भी काफी ज्यादा गुस्सा आया। इसके बाद कॉफी बनाते समय वो सोच रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस बारे में मिस्टर दीरन से बात करके रहूंगी। सेम टाइम पर दीरन आ गया, जो इसे अपने साथ चलने के लिए तैयार होने को कह रहा था और फेंगली ने भी हिम्मत करके बता ही दिया कि मैं चाहती हूँ तुम मुझे मेरे काम पर फोकस करने दो, कम से कम मेरे वर्किंग हॉर्स में मुझे मत बुलाया करो ताकि मैं अपने ख्वाब को पूरा कर सकूं। जिसे दीरन ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि ये मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा मसला है। अब तुम ही दोनों जॉब्स को एक साथ मैनेज नहीं कर पा रही तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ तो फेंगली को भी लगा कि इस खड़ूस के साथ अपना दिमाग कपाने से बेहतर है कि मैं अपना काम ही कर लूँ, और फिर वहाँ से चली गई। इसके बाद नाइट का सीन दिखाया गया, जहाँ फेंगली को दीरन का मैसेज आया और वो सोच रही थी कि ये चिपकू इंसान ना तो मुझे ऑफिस में चैन से रहने देता है और ना ही घर में। एक लम्हे के लिए तो उसे ख्याल आया कि क्यों ना उसके सामने अपना ये रेड वाला टॉय ही ले जाऊं, बल्कि इमेजिनेशन में ही चली जाती है कि क्यों ना उसके सामने रेड लिपस्टिक ओपन करूं। लेकिन वो बॉस ठहरा, हो सकता है कि इसे जॉब से ही निकाल दे, इसलिए भी बेचारी ने अपना इरादा कैंसिल कर दिया। उधर दीरन से मिलने के लिए वैन आ जाती है, जिससे डील करने के लिए इसने फेंगली को कॉल करके बताया कि प्लीज मेरी स्पेशल असिस्टेंट बनकर मेरे घर आ जाओ। इसके लिए फेंगली ने मना कर दिया, बताया कि पहले तुम्हें मेरी डील माननी होगी कि तुम मुझे वर्किंग हॉर्स में नहीं बुलाओगे। फिलहाल तो उसने अपनी जान बचाने के लिए फौरन से हाँ कर दी और इधर वैन ने उसके घर में चीजों को तोड़ फोड़ कर उधम मचाई हुई थी। दीरन ने उसे एक जगह पर सुकून से बैठने के लिए कहा, दूसरी तरफ फेंगली भी वहाँ पहुँच आई, जिसे लगा था कि शायद कुछ बड़ा हो गया है। लेकिन जब बात सिर्फ वैन से निपटने की थी तो वो एक बार फिर से उसे अपनी डील याद दिला देती है, और तो और वही दरवाजे पर खड़े रिकॉर्ड भी कर ली। वैन को उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आया कि क्या अब ये लड़की दीरन के घर के काम भी करेगी, जबकि फेंगली ने उसका मचाया हुआ मेस साफ किया। फिर वो स्टेयर्स लाकर ऊपर लगी हुई पेंटिंग को उसकी जगह पर रख देती है, लेकिन इसी दौरान उसका पैर स्लिप हो जाता है और दीरन ने उसको पकड़ लिया। और हम देखते हैं कि फेंगली ने उसके फोरहेड पर किस कर दी थी, जिससे इधर खड़ी वैन को तो और भी ज्यादा गुस्सा आया। जबकि फेंगली के लिए तो दीरन को फेस करना ही काफी मुश्किल हो गया। फौरन वहाँ से भागते हुए कहने लगी कि मेरा काम हो गया है। और यहाँ दीरन को उसका ये काफी ज्यादा क्यूट लगा, फिर उसका पर्स उठाकर उसके पीछे चल दिया। बाहर खड़ी फेंगली सोच रही थी कि कल मैं दीरन को ऑफिस में कैसे फेस करूंगी, जबकि पीछे से दीरन आकर उसे उसका पर्स पकड़ा देता है। ये किस चाहे एक एक्सीडेंट था, लेकिन
दोनों में से कोई भी इसको भूल नहीं पा रहा। तभी धीरन ने नोटिस किया कि उसे रेड कलर की चीजें देखने के बावजूद भी डिजीनेस फील नहीं हो रही, यानी कि क्या वो एक किस्से ही रिकवर हो गया है। इस बात को वो काफी हैप्पी होकर अपने घर में सेलिब्रेट करता है। वैसे उसकी सेलिब्रेशन तो बनती भी थी। अगले सीन में धीरन अपने दिमाग पर जोर लगाकर अपने बचपन में हुए एक्सीडेंट के बारे में सोच रहा था, जिससे उसे कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली और वो ये कि एक्सीडेंट हो जाने के बाद उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था। तभी एक लड़की ने उसको रिलीफ देने के लिए उसके फोरहेड पर किस किया। यहाँ सेंसेस में आकर उसने ये सारी बात डॉक्टर ली को बताई और उस लड़की के बारे में वो पहले कभी भी नहीं जान सका था। फिर डॉक्टर ली ने पूछा कि आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुम रिकवर हुए, तो वो बोला कि मेरी असिस्टेंट ने मुझे फोरहेड पर किस की। अब इस बात से तो डॉक्टर ली को भी हंसी आने लगी, क्योंकि साइंटिस्ट ने अभी तक ऐसी कोई मेडिसिन प्रूफ नहीं की। नेक्स्ट सीन में धीरन उसको अपने साथ ड्रिफ्टिंग रेसिंग क्लब में ले आया था, वो भी रेड कलर का अम्ब्रेला लेकर। आखिर इतने सालों बाद तो उसे रेड कलर को एंजॉय करने का मौका मिला। डॉक्टर ली तो उसके साथ अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये बच्चों का खेल है, पर वो जबरदस्ती अपने साथ ले गया। अंदर जाकर इनका सामना दो बच्चों से होता है, जिन्हें धीरन ने रेसिंग करने के लिए चैलेंज कर दिया। आफ्टर दैट इनकी रेसिंग स्टार्ट होती है और ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों बच्चों से ज्यादा तेज तो नहीं हो सकते। काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो दोनों हार जाते हैं, जिसकी वजह से धीरन को तो काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट हो रही थी कि क्या अब वो बच्चों का मुकाबला भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाया गया, जहां ज़ैंग फेंगली को देखकर उसे पूछने लगा कि क्या मिस्टर धीरन का तुमसे कोई राब्ता हुआ। इतने सालों में आज उसने पहली दफा ऑफिस से लीव लिया और मुझे इस बारे में इन्फॉर्म भी नहीं किया है। इसलिए तो फेंगली भी आज सुकून से अपना काम कर सकी, क्योंकि धीरन ने उसे नहीं बुलाया। जबकि धीरन तो अपनी लाइफ के सारे मजे आज ही लूटना चाहता है, कभी रेस्टोरेंट जाकर स्पाइसी फूड खाना, तो कभी सिनेमा जाकर मूवीज देखना। इधर वेन ने जब धीरन का स्टेटस देखा तो कहने लगी कि वो अकेला तो नहीं गया होगा, जरूर वो चुड़ैल फेंगली उसके साथ होगी। कहीं वो अभी भी उसके घर में तो नहीं। बेचारे त्यान को भी गेम खेलने नहीं दे रही थी और अभी के अभी अपने साथ जाकर देखने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में जब इन्होंने धीरन के घर जाकर देखा तो पता चला कि इतना बड़ा शक खामखा में कर लिया, असल में तो उसके साथ डॉक्टर ली था। और इसके बाद तो त्यान को भी इस बेवकूफ लड़की पर हंसी आ रही थी। अब जब दोनों यहाँ आ ही गए थे तो धीरन त्यान को बताता है कि कल से रेडी रहना, तुम मेरे साथ कंपनी ज्वाइन करने वाले हो। इससे पहले वो बेचारा कभी भी सुबह सुबह नहीं उठा, इसलिए उसका कंपनी ज्वाइन करने को भी दिल नहीं करता। बट अगली सुबह धीरन उसे जबरदस्ती ही अपने साथ ले आया, इवन के गाड़ी में भी उसे नींद आ रही थी। दूसरी तरफ फेंगली कियान को बता रही थी कि टॉय इंडस्ट्री आर्ट्स एग्जीबिशन करवाने वाली है, पर अफसोस वहाँ के टिकट्स मिलना बहुत मुश्किल है। सामने से मिस्टर धीरन आ रहा था, जिन्हें देखकर ये दोनों साइड पर हो गई और वो तो फेंगली को ऐसे इग्नोर करके गुजरा जैसे इसे जानता तक नहीं। ये बात फेंगली ने भी नोटिस की, पर वहाँ से जाने के बाद धीरन ने ज़ैंग को ऑर्डर दिया कि मुझे उस आर्ट एग्जीबिशन के 3 टिकट्स चाहिए। एक फेंगली, एक धीरन और तीसरा वाला त्यान के लिए था। चाहे वो नहीं जाना चाहता, पर जाने के लिए मना भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन में धीरन ज़ैंग को बता रहा था कि एग्जीबिशन 3 दिन के लिए होने वाला है, तुम जाकर पता करो कि अगर फेंगली का शेड्यूल बिजी है तो मैं उसे रिलीफ दे दूंगा। जिस पर ज़ैंग बोला कि अब तो आप रिकवर हो गए, तो फेंगली को इतनी इम्पोर्टेंस देने की क्या जरूरत। सोचने वाली बात तो थी, बट बॉस कहने लगा कि किसी से एकदम उसकी इम्पोर्टेंस छीन लेना अच्छी बात तो नहीं, मैं किसी फ्री टाइम में उसे क्लियर कर दूंगा। अगले सीन में धीरन त्यान से बातें कर रहा था कि उसका फर्स्ट डे ऑफिस में कैसा चल रहा है कि एंड टाइम पर यहाँ वैन भी पहुँच आई। वैसे तो वो धीरन को देखने के लिए आई थी, पर बहाना बना दिया कि मैं त्यान के लिए कॉफी लेकर आई हूँ, और उसकी ये चालाकियाँ त्यान भी बहुत अच्छे से जानता था। आफ्टर दैट एग्जीबिशन का सीन दिखाया गया, जहाँ फेंगली सोच रही थी कि इसको कल वाली किससे एम्बेरसमेंट फील नहीं हो रही, तो मैं क्यों एम्बेरसमेंट फील करूँ। फिर जब त्यान उसके पास आता है रेड कलर की ड्रिंक लेकर, तो इस पर फेंगली ने फौरन से उसका हाथ पकड़ लिया उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। वैसे तो अब वो रिकवर हो चुका था, लेकिन फेंगली का उसे प्रोटेक्ट करना इसे बहुत क्यूट लगने लगा। इवन के जब फेंगली वॉशरूम जाने लगी तो उसे सनग्लासेस पहनने के लिए कहा, बताया कि जब तक मैं यहाँ पर नहीं हूँ तुम्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा। धीरन भी उसकी बातों को फॉलो करता रहा। फिर जब वो वॉशरूम से वापस आती है और उसके इर्द गिर्द लोगों का झुंबटा देखा तो काफी ज्यादा वरीड हो गई। फौरन से उसके पास जाकर पूछने लगी कि तुम ठीक हो ना, और धीरन तो स्लोली उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा है। यहाँ वो फेंगली को सच बताने ही वाला था,
था, लेकिन उसकी नजर पीछे एक पिक्चर पर पड़ी जिसको केवन ने कॉपी किया था। इसी दौरान फेंगली ने ये बात भी नोटिस की कि रेड कलर को देखने के बावजूद भी धीरन को कुछ नहीं हो रहा। उससे पूछा कि क्या तुम रिकवर हो गए हो? बेचारा धीरन जो कि ये सोच रहा था कि फेंगली को ये जानकर अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी, जबकि फेंगली तो सच जानने के बाद खुशी से उछलने लगी कि थैंक गॉड, अब तो मुझे अपने पास बुलाकर परेशान नहीं करोगे। इस बात से थोड़ा ही सही, लेकिन धीरन को गुस्सा तो जरूर आया और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के 7th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया गया कि केवन ने जिसकी प्लेजरिज्म की थी वो कोई फेंग जिया नाम का विलेजर लड़का था। धीरन ने मीटिंग में ये बात डिस्कस की कि इससे पहले कि इस बारे में मीडिया को पता चले हमें जल्द से जल्द ये कॉपीराइट खरीदना होगा। बाकी सब एम्प्लॉइज ने तो अपना फेस छुपा लिया, कोई भी नहीं जाना चाहता। अब आखिरी ऑप्शन धीरन के पास त्यान ही बचा था, इसलिए उसे ही कहना पड़ा। मीटिंग खत्म होने के बाद वो भी अपने भाई से आर्गुमेंट करने लगा कि मैं तो अभी कंपनी में नया हूँ, तो आपने मुझे कैसे इस काम के लिए कह दिया? अगर मैं ना कर सका तो? यहाँ वैन सोचने लगी कि मुझे तो अच्छा मौका मिल गया धीरन को इम्प्रेस करने का। फौरन से कहने लगी कि मैं त्यान के साथ जाकर वो कॉपीराइट खरीद कर लाऊंगी। अब वो इतने कॉन्फिडेंस से कह रही थी तो धीरन ने भी उसको साथ भेज दिया। अगले ही सीन में हम इन दोनों को उस विलेज में देखते हैं जहाँ आते ही साथ उन्होंने विलेज का नेम प्लेट वाला पत्थर तोड़ दिया। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, तभी इनको कुछ विलेजर्स ने घेर लिया, जिन्हें देखकर ये दोनों काफी ज्यादा डर गए। अगले ही सीन में इस बात की कॉल धीरन को आई कि आपके भाई ने हमारा नुकसान कर दिया है, जब तक इसका कंपेंसेशन नहीं भरोगे हम उसे जाने नहीं देंगे। ये सुनते ही वो फौरन से फेंगली को अपने साथ लेकर उसे लेने के लिए चला गया। तो दूसरी तरफ वैन त्यान की चोट देखकर उस पर मेडिसिन लगाती है। बताया कि तुम कॉलेज में भी हमेशा खुद को जख्मी कर देते थे, इसलिए मुझे आज भी मेडिसिन अपने साथ लानी पड़ी। अब कॉलेज की बात वैन को आज तक याद है, इससे तो वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। फेंगली और धीरन भी दोनों विलेज में पहुंच जाते हैं, जहां धीरन तो विलेजर से बहुत एटीट्यूड में बात कर रहा था। उन्हें बताता है कि तुम लोगों का नुकसान तो भर जाएगा, लेकिन तुम लोगों की वजह से जो मेरे भाई को तकलीफ हुई वो। अब अगर दोनों तरफ से ही ऐसा एटीट्यूड दिखाया जाए फिर तो बात बनने से रही। और अच्छी बात तो ये थी कि धीरन को उनका डायलेक्ट समझ में नहीं आ रहा था, तो हमारी फेंगली इनके बीच का ट्रांसलेटर बनी। जहाँ ये दोनों आपस में एक दूसरे को बातें सुना रहे थे तो वहाँ फेंगली ने बताया कि ये आपकी तारीफ कर रहे हैं। इसी तरह ही कुछ बात बन सकी और जब ये दोनों त्यान तक पहुंचे तो उसने बताया कि वैन को बहुत तेज बुखार है, हमें सबसे पहले इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। इस पर धीरन बोला कि हाँ तुम फौरन से इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ, मैं फेंजिया से मिलकर ऑथराइजेशन ले लूंगा। अगले सीन में ये दोनों होटल जाते हैं अपने लिए रूम बुक कराने को, जहाँ इन्हें पता चला कि इस वक्त सिर्फ एक ही रूम अवेलेबल है। अब रात के इस वक्त तो ये दोनों उस रूम से भी हाथ नहीं धो सकते थे। फेंगली ने बताया कि आप फिक्र नहीं करे, मैं बेड के बीच में कर्टन लगा दूंगी। फिर जब धीरन बात लेकर वापस आता है तो यहाँ फेंगली मजे से कर्टन लगाकर सो चुकी थी। आधे से ज्यादा जगह तो इसने धीरन की ले रखी थी, वो बेचारा तो इसे कुछ कह भी नहीं सकता। और तो और इसने कर्टन गिराकर अपने हाथ पांव भी उसी पर डाल दिए। सारी रात उससे इस इकलौती लड़की के साथ कुश्ती लड़नी पड़ी, जिसकी वजह से वो अच्छे से सो नहीं पाया। अगली सुबह जब ये दोनों फेंजिया को ढूंढने के लिए जाते हैं तभी इन दोनों की मुलाकात लूसी से हुई, जो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। यहाँ एक पेंटिंग जिसे अभी कुछ देर पहले फेंग बना कर गया था, इस पर धीरन बोला कि वो जरूर आसपास ही होगा। लूसी बोला कि वो अभी थोड़ी ही देर पहले यहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में ये दोनों उसका एड्रेस लेकर उसके घर जाते हैं, जो इसके लिए दरवाजा भी नहीं खोल रहा था। अंदर से ही चिट्ठियां देकर इसे अपनी बात बताने के लिए कह रहा था। और जब धीरन ने इसको अपनी ऑफर बताई तो उसने ऑफर रिजेक्ट कर दी और इसको यहाँ से जाने के लिए कहा। जितनी बुरी तरह से वो इन दोनों के साथ पेश आया, इस पर तो धीरन को भी समझ नहीं आती कि आखिर एक विलेजर होकर वो हमारी इतनी बड़ी ऑफर को कैसे ठुकरा सकता है। खैर जो मर्जी हो जाए, अब इतनी जल्दी तो धीरन भी हार नहीं मानने वाला। अगले सीन में दोबारा चला जाता है उसे अपने ऑफर के लिए मनाने को, जहाँ फेंग ने अपने दरवाजे पर लिख रखा था कि कुत्तों का आना और चियानशी ग्रुप के किसी भी मेंबर का आना मना है। ये पढ़कर तो फेंगली को उस पर बहुत हंसी आ रही थी, जिस पर वो बोला कि ज्यादा हंसो मत, तुम भी चियानशी ग्रुप कंपनी से ही हो। खैर यहाँ दोबारा इनकी मुलाकात लूसी से हुई और हर बार तो ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, जरूर इसके भी पीछे कोई वजह होगी। लूसी ने
बताया कि वो बहुत जिद्दी इंसान है, मुझे नहीं लगता कि वो आप लोगों की ऑफर एक्सेप्ट करेगा, बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी। लेकिन इन दोनों ने ठान ली कि चाहे कुछ भी हो जाए हम फेंग जिया से मिले बगैर नहीं जाएंगे, और तो और उसके घर के सामने अपना टेंट लगा लिया। फेंग ली ने दीरन के लिए इतना कुछ सहा, यही सोच कर हमारा दीरन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। डिनर के टाइम भी जब दीरन के शोल्डर पर फायरफ्लाई आकर बैठा तो उसे काफी डर लग रहा था, जिस पर फेंग ली ने उसे बताया कि ये तो बिल्कुल भी स्कैरी नहीं होते। तुम्हें पता है क्या, मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी कि जमीन पर आने से पहले फायरफ्लाइज आसमान में स्टार हुआ करते थे। ये प्यारी सी कहानी सुनने के बाद तो दीरन का डर भी खत्म हो गया। उसने बताया कि मुझे बचपन में ही ब्लड फोबिया हो गया था, जिसकी वजह से मैं बहुत सी नेचुरल चीजों को एंजॉय नहीं कर सका। लेकिन वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि मैं जानता हूँ जब तक तुम मेरे आसपास हो मैं बिल्कुल सेफ हूँ, चाहे मुझे इन चीजों को देखने की आदत नहीं। अगला सीन सुबह का दिखाया गया, जहाँ दीरन फेंग ली को देखकर कल रात वाली बातों के बारे में सोच रहा था, बिल्कुल भी खुद को नहीं रोक पाता उसके बारे में सोचने से। फिर जब उसने दरवाजा खुलने की आवाज आई तो उसने फौरन से फेंग ली को जगा दिया, और जब इन्होंने देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर लूसी था। थोड़ा देर से ही सही लेकिन आखिरकार पकड़ा तो गया। वैसे दीरन को पहले भी इस बात का शक हो गया था कि लूसी ही फेंग जिया है, पर पता नहीं वो क्यों छुपा रहा है इस बात को। पर वो पकड़ा गया तो क्या, ऑफर एक्सेप्ट करने को तो उसने फिर भी रिजेक्ट कर दिया, बताया कि मैं बिजी हूँ, मेरे पीछे मत आना। इसके बावजूद भी फेंग ली उसके पीछे जाने लगी, बताया कि आप जिस काम में भी बिजी है हम दोनों उसमें आपकी हेल्प करेंगे, चाहे दीरन ऐसा नहीं चाहता। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही खेतों में काम कर रहे थे उसका हाथ बटाने के लिए। बेचारे दीरन को तो करना भी नहीं आता, लेकिन फेंग ली उसे सिखाती रही। ये देखकर लूसी को भी रियलाइज हुआ कि ये वाला बिग बॉस उन सबसे डिफरेंट है जिनसे मैं पहले मिला। दूसरी तरफ वेन के डैड मिस्टर जियान ने केविन को कॉल करके बताया कि तुमने जो फेंग जिया की स्केच को कॉपी किया था, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में मीडिया को बताओ। अब वो ऐसा क्यों चाहता है ये तो हम आगे ही जान पाएंगे, लेकिन इसके बदले उसने केविन को बहुत अच्छी जॉब ऑफर की। इधर लूसी ने भी अपने दिल की बातें खोलकर बता दी कि मेरी पेंटिंग्स में मेरे इमोशंस छुपे हैं, इसलिए मैंने कभी भी इनको सेल नहीं करना चाहा। और जिस तरह ये दोनों हाथ धोकर उसके पीछे पड़े रहे वो भी इम्प्रेस हो जाता है, इसीलिए तो ऑथराइजेशन भी दे दी। लेकिन हमारे दीरन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता उसका फेंग ली से फ्रेंडली होकर बात करना। आफ्टर दैट लूसी ने इनके लिए गाड़ी अरेंज करवाई यहाँ से जाने के लिए, जो कि एक ट्रैक्टर था, और बेचारा दीरन तो वहाँ सही से बैठ भी नहीं पा रहा। यहाँ त्यान को कॉल आई कि कॉपीराइट के बारे में मीडिया को पता चल गया है और बाहर काफी सारे मीडिया रिपोर्टर्स जमा हो गए। इस पर उसने सबसे पहले दीरन को कॉल करके बताया और वो बोला कि मुझे ऑथराइजेशन मिल गया है, बस तुम सिचुएशन को संभालो, मैं जल्दी ही वहाँ पहुँच जाऊंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, बीच रास्ते में ट्रैक्टर भी खराब हो गई। अब इन्हें पैदल चलकर ही बस स्टॉप तक जाना पड़ा। दीरन ने ये सब कुछ पहले कभी भी फेस नहीं किया था, इसलिए उसे काफी मुश्किल हो रही थी। इस पर ना चाहते हुए बेचारी फेंग ली को उसकी हेल्प करनी पड़ी। दूसरी तरफ त्यान ने रिपोर्टर्स को बताया कि कल हम मीडिया कॉन्फ्रेंस अरेंज करेंगे, जिसमें कंपनी का सीईओ आपको खुद ही सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। यहाँ ये दोनों भी काफी चलने के बाद बस स्टॉप तक पहुँच तो आए, लेकिन अब मसला ये था कि आज के दिन के लिए बस भी अवेलेबल नहीं, ऊपर से बारिश भी स्टार्ट होने वाली थी, इसलिए दोनों को यही कहीं शेल्टर में ही रात गुजारनी पड़ेगी। आफ्टर दैट इवनिंग का सीन दिखाया गया, जहाँ फेंग ली ने उसे अपना एक पिंक कलर का अपर दिया, बताया कि गीले कपड़ों में रहने से बेहतर है कि तुम इसे चेंज कर लो। बारिश की वजह से सिग्नल्स का काफी ज्यादा इशू बन गया था। त्यान के साथ साथ कंपनी का कोई भी मेंबर इनको कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। इधर फेंग ली को दीरन के चीखने की आवाज आई। जैसे ही वो उसके पास जाती है उसने इसे हक कर लिया, बताया कि वहाँ अंदर मॉन्स्टर है। उस बेचारी को खुद भी काफी ज्यादा डर लगा, लेकिन इसे तसल्ली देने के साथ साथ वो मॉन्स्टर को देखती है तो पता चला कि वहाँ तो सिर्फ खाली बकेट्स पड़े हुए थे। यहाँ फेंग ली को तो उस पर काफी ज्यादा हंसी आ रही थी कि ये किस तरह का बॉस है, और वो बोला कि मैं डरता थोड़ी हूँ, ये तो बस एक कोइंसिडेंस था। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के 9th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि दीरन ने डॉक्टर ली को मैसेज करने के साथ साथ अपनी लोकेशन सेंड की, बताया कि मैं यहाँ पर फंस गया हूँ, फौरन से मुझे लेने के लिए आओ। तो इधर डॉक्टर ली जो कि एक पेशेंट से मिलने के लिए आया था, उसका मैसेज देखने पर रिप्लाई दिया कि ठीक है, मैं जल्दी लेने के लिए आ जाऊंगा। बारिश की वजह से तो पहले ही सिग्नल्स का बेड़ा गर्क हो चुका था। अब दीरन एंटीना बनने की कोशिश करता है सिग्नल्स लेने के
लिए। ये देखकर तो फेंगली को उस पर दिल ही दिल में काफी हंसी आ रही थी, पर फेस टू फेस उसे अप्रिशिएट करती है। तो उधर धीरन को जैसे ही डॉक्टर ली का रिप्लाई मिला, वो सिग्नल आने पर इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि इसी खुशी में उसका पैर स्लिप हो गया, सीधा जाकर फेंगली के ऊपर गिरता है और इस बार तो उसी ने ही फेंगली के फोरहेड पर किस कर डाली। दिल ही दिल में तो ये दोनों के लिए ही काफी वियर्ड था, क्योंकि ये एक बार पहले भी हो चुका, लेकिन ऐसा दिखाते हैं जैसे कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी तरफ डॉक्टर ली को दिखाया जाता है, जो धीरन को लेने के लिए काफी जल्दी में था और इसी तेजी में उसकी गाड़ी हल्की सी ही सही पर रोजी की गाड़ी के साथ टच हो गई थी, जिस पर रोजी तो उसे गाड़ी से उतार कर अपना डैमेज भरने के लिए कह रही थी और वो कहता है कि इस वक्त मैं अपने दोस्त को लेने के लिए जल्दी में हूँ, तो मेरा कार्ड रख लो, आई स्वेयर कि मैं तुम्हारा नुकसान भर दूंगा। उसको ऐसे जल्दी में जाते हुए देखकर रोजी को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आया। तो उधर धीरन ने जब देखा कि इस मुश्किल हालात में भी फेंगली ने खाने के लिए कुछ न कुछ बना ही लिया, तो उसे काफी रिलायबल लगी और उसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। अगली सुबह मीडिया कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो चुकी थी और अभी तक फेंगली और धीरन ऑथराइजेशन लेकर नहीं पहुंचे। त्यान और वैन के लिए मीडिया रिपोर्टर्स को संभालना इतना भी आसान नहीं था, लेकिन उन दोनों ने पहले से ही कुछ प्लानिंग करके रखी थी इस इवेंट को डिले करने के लिए। वही वैन का डैड मिस्टर ओजिन सोच रहा था कि मैं भी देखता हूँ तुम इस इवेंट को कब तक डिले कर पाओगे। दूसरी तरफ डॉक्टर ली उन दोनों को अपने साथ लेकर आ रहा था, लेकिन उसके स्लो ड्राइविंग से धीरन को काफी प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर ली बोला कि एक तो पहले ही तुम मुझसे मेरे कपड़े ले चुके, अब क्या मुझसे फास्ट ड्राइविंग करा के मेरी जान भी लेना चाहते हो। खैर यहाँ फेंगली कहने लगी कि डॉक्टर ली आप काफी थक चुके होंगे, क्यों ना ड्राइविंग मैं कर लूं। दोनों ही लड़के उसे ड्राइविंग सीट पर बिठाकर खुद पीछे बैठ जाते हैं, लेकिन दिल ही दिल में उन्हें काफी डर भी लग रहा था एक लड़की की ड्राइविंग से। और जिस तरह तेज ड्राइविंग हमारी फेंगली कर रही थी, इसे तो इन दोनों को पक्का यकीन हो गया कि घर पहुंचने से पहले पहले हम ऊपर ही पहुंच जाएंगे। यहाँ त्यान और वैन ने इवेंट को लेट करने की अपनी पूरी कोशिश कर ली, पर वो दोनों तो अभी तक भी नहीं पहुंचे और मीडिया रिपोर्टर्स भी अजीब अजीब किस्म के सवाल करने लगे। वहीं एंड टाइम पर धीरन पीछे से आते हुए कहने लगा कि क्या यहाँ मेरा इंतजार हो रहा था, और आज पहली बार ही शायद त्यान भी उसकी आवाज सुनकर इतना खुश हुआ हो। ऑथराइजेशन दिखाकर उसने सबको इस बात का सबूत तो दे दिया, लेकिन इसके बावजूद भी मीडिया रिपोर्टर्स उससे फजूल किस्म के सवाल पूछते हैं, जिसे हमारे धीरन ने काफी अच्छे से आंसर करके डील किया। यहाँ खड़ी फेंगली दिल ही दिल में सोच रही थी कि वैसे तो मिस्टर धीरन बहुत विडो इंसान है, पर अगर बिजनेस की बात करें तो वो बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट सीन में अंकल धीरन की काफी तारीफ कर रहे थे कि जिस तरह उसने इस पूरे मामले को संभाला, पर त्यान की कोशिशों के लिए उसने एक लफ्ज भी अप्रिशिएट करने के लिए नहीं कहा, जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वहाँ से उठकर चला जाता है। दूसरी तरफ फेंगली को दिखाया गया, जो रोजी को बता रही थी कि किस तरह डॉक्टर ली ने आकर हमारी हेल्प की, तो इस पर वो भी अपने साथ हुई घटना बताती है कि उसका पल्ला कितने अजीब से लड़के के साथ पड़ा। मजे की बात तो ये थी कि वहाँ डॉक्टर ली ने फेंगली को देखकर उसे हाई फाई किया और रोजी तो इसे देखकर शॉक्ड हो गई कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जितना बुरा वो इससे बिहेव कर रही थी और फेंगली को भी अपने साथ लेकर चली गई। इससे डॉक्टर ली को पता चला कि वो बिल्कुल भी इसे पसंद नहीं करती। नेक्स्ट सीन में धीरन अपने अंकल को समझा रहा था कि आपको त्यान के साथ इतना रूड बिहेव नहीं करना चाहिए, पर वो बोले कि अगर किसी इंसान के साथ रूड बिहेव ना किया जाए तो वो लोहा नहीं बन सकता। दूसरी तरफ त्यान को उदास बैठा हुआ देखकर वैन उसके पास उसका मूड बेटर करने के लिए जाती है। त्यान ने बताया कि जब से मेरा कजन हमारे घर आया है, मेरे डैड ने कभी भी मुझे अपने बेटे की तरह नहीं माना, ऐसा लगता है कि मैं नहीं बल्कि वो उनका बेटा है। इस पर वैन ने उसको समझाया कि पागल इंसान, भला तुम्हारा धीरन के साथ क्या कंपैरिजन, तुम खुद इतने कैपेबल, हैंडसम, रिच हो, तुम्हारी तो अपनी एक पहचान है। खैर जिस तरह से वैन उससे हर बार कंफर्टेबल फील करवा देती है, अब तो त्यान को भी वो काफी अच्छी लगने लगी। नेक्स्ट सीन में धीरन को दिखाया गया, जिसे अंकल ने एक ब्लाइंड डेट से मिलने के लिए कहा था, पर वो ये कहकर चला आया कि मैं किसी को लाइक करने लगा हूँ, जल्दी ही आपको उसके बारे में बता दूंगा। और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि फेंगली ही है। धीरन तो अपनी फीलिंग्स को लेकर 100% श्योर हो गया, पर क्या फेंगली भी उसे लाइक करती है या नहीं, ये जानना भी बाकी था। गर्ल्स को अपनी फीलिंग्स कैसे बताई जाए, इस बारे में उसने जैंग से मशवरा लिया और वो बोला कि मेरे ख्याल से तो आपको मिस फेंगली को सबसे डिफरेंट ट्रीट करना चाहिए। इसी बात को फॉलो करते हुए उसने फेंगली के टेबल पर काफी सारे स्नैक्स और बहाने से अपनी पिक्चर्स लगा दी थी। और ये डिफरेंट ट्रीटमेंट हमारी फेंगली को खुश करने के बजाय उसे और ज्यादा गुस्सा कर देता है, क्योंकि अब तो ऑफिस के एम्प्लॉयज और ज्यादा इनके अफेयर को लेकर शक करने लगे। धीरन तो खड़ा दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि उसका ये मेथड काम करेगा, पर वही फेंगली ने इसे गुस्से में कॉल करके बताया कि तुम्हें मुझे डिफरेंट ट्रीट करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी इस मेहरबानी का जवाब एम्प्लॉयज को नहीं दे सकती हूँ, प्लीज मुझे मेरे काम पर ही फोकस करने दो। इसके बाद जब फेंगली अपने डिपार्टमेंट में वापस आई तो सभी एम्प्लॉयज उनके
के बारे में बातें कर रहे थे, जो देखकर कुछ न कुछ अंदाजा तो उसे हो ही गया। दूसरी तरफ धीरन, जिसको अपना 1 मिनट भी जाया करना गवारा नहीं था, पर अब वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर फेंगली को अपनी फीलिंग्स का एहसास दिलाना चाहता है। नेक्स्ट सीन में टॉय लॉन्चिंग के लिए फेंगली मार्केट गई थी, जिसके पीछे धीरन भी वहाँ पहुँच गया। फेंगली उसे यहाँ पर देखकर हैरान हो जाती है कि आखिर वो इसका पीछा क्यों कर रहा है, जबकि धीरन बोला कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। नेक्स्ट सीन में धीरन उसे लंच करवाता है। इसी दौरान वो उसके हैंड को टच करने की कोशिश कर रहा था और ये आइडिया भी उसे ज़ैंग ने ही दिया है, क्योंकि फिजिकल टच से फीलिंग्स जनरेट होती है। अब देखना ये था कि ये वाला आइडिया काम करता है या नहीं। अपनी तरफ से तो उसने काफी कोशिश कर ली उसके हाथ को टच करने का बहाना ढूंढने की, पर हर बार फेल हो जाता। ये मेथड तो फेल हो गया। अब ज़ैंग उसे एक नया मेथड बताता है, जो इन दोनों को उम्मीद थी कि जरूर काम करेगा। फिर हमें इनका वो मेथड दिखाया जाता है, जो कि ये था कि मिस्टर धीरन बार में जाकर ड्रंक होने की एक्टिंग करेगा। उसे घर ले जाने के लिए उसके असिस्टेंट फेंगली को बुलाया जाएगा और शायद उसे ड्रंक देखकर वो अपनी फीलिंग्स भी बता दे। वेल, बार के सर्वेंट ने प्लान को फॉलो करते हुए फेंगली को कॉल करके उसे यहाँ पर बुला लिया, जिस पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। धीरन तक पहुँचने के बाद उसे बताती है कि अगर तुम थोड़ी सी भी ड्रिंक बर्दाश्त नहीं कर सकते तो तुम्हें जरूरत ही क्या थी यहाँ तक आने की। खैर, घसीटते हुए ही सही, पर वो धीरन को उसके घर ले आती है। उसे बेड पर लेटाते लेटाते खुद भी उसके साथ गिर गई। थोड़ी देर के लिए तो फेंगली उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी, पर फौरन से खुद पर कंट्रोल करके उसके लिए हनी वाटर लेने के लिए जाती है। आफ्टर दैट उसे पानी पिलाते वक्त धीरन कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, कहो ना, मैं सुन रहा हूँ। उसे तो लग रहा था कि फेंगली इसको अपनी फीलिंग्स बता देगी, पर वो कहने लगी कि जैसा आप तुम रिकवर हो चुके, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सिर्फ टॉय डिजाइनर बनकर रहूं, तुम्हारी असिस्टेंट नहीं। दिल ही दिल में तो उसका ये मेथड भी फेल हो जाने पर धीरन को काफी ज्यादा गुस्सा आया, पर ना चाहते हुए भी उसे फेंगली की बात माननी पड़ी। अगली सुबह फेंगली ये सारी बातें रोजी को बताती है कि कुछ दिनों से मिस्टर धीरन काफी अजीब बिहेव कर रहा है। बहाने बहाने से मुझे अपने पास बुलाता है, मेरे करीब आने की कोशिश करता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको मुझसे प्यार हो गया हो। जिस पर रोजी बोली कि ये भी तो हो सकता है कि ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी हो और वो अपने सभी एम्प्लॉइज को ऐसे ट्रीट करता हो। तभी से लूसी की कॉल आती है, जिसने इसको स्ट्रे एनिमल्स के शेल्टर होम में हेल्प करने के लिए बुला लिया था। फेंगली तो पहले से ही उसकी इतनी बड़ी फैन होती है, अगले सीन में काफी खुशी खुशी से उसके पास पहुंच गई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर लूसी भी फेंगली के लिए फील करने लगा था, और जाहिर सी बात है कि फेंगली की तरह लड़की हर कोई तो नहीं हो सकती, इसीलिए तो उसने फेंगली को अपनी हेल्प के बहाने अपने पास बुला लिया था। खैर, वो लूसी के इस शेल्टर होम को सजाने में काफी हेल्प करती है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर धीरन भी उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच आया। फेंगली भी उसे अचानक से देखकर हैरान हो जाती है, और लूसी को तो गुस्सा आने लगा कि जहाँ देखो ये टपक पड़ता है। फिर वहाँ की इंचार्ज ने इंट्रोड्यूस करवाया कि मिस्टर धीरन को हमने एज अ स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया है अपनी लॉन्चिंग सेरेमनी पर। सेरेमनी खत्म होने के बाद लूसी ने फेंगली को एक पेंडेंट गिफ्ट किया उसकी इतनी हेल्प करने के लिए। असल में पेंडेंट देने के साथ साथ वो इसे अपनी फीलिंग्स बताना चाह रहा था, पर शायद ये सही वक्त नहीं। यहाँ वो फेंगली के फेस को टच करने ही वाला था कि पीछे से धीरन ने गुस्से में आकर इसे रोक दिया। फिर वो फेंगली का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गया, बताया कि उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें टच करने की, अगर मैं ना आता तो अब तक वो तुम्हारे फेस को टच कर चुका होता। फेंगली भी उसको समझाने की कोशिश करने लगी कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं। इस पर वो फेंगली के फेस को टच करते हुए कहने लगा कि अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो क्या वो तुम्हारे फेस को इस तरह टच नहीं करने वाला था, मतलब कुछ भी खुद टच कर सकता है, पर लूसी नहीं। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के 11th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम डॉक्टर ली और धीरन को देखते हैं, जो मूवी थिएटर में बैठकर फेंगली का वेट कर रहे थे। धीरन को लगता है कि मैंने फेंगली को बहाने से 2 टिकट्स इश्यू करवाए थे, तो यकीनन वो मुझे भी अपने साथ जाने के लिए कहेगी, पर वो तो अपने साथ लूसी को ले आई, जो देखकर धीरन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो दोनों फौरन से चुप जाते हैं। यहाँ डॉक्टर ली उसे कहता है कि तुम तो कह रहे थे कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, शायद तुम कुछ ज्यादा ही सोचने लग गए हो। धीरन को भी लगा कि जब तक ये लूसी हमारे बीच में रहेगा हमारा कुछ भी नहीं बन सकता, इसलिए जल्द से जल्द इसको हमारे बीच से बाहर निकालना होगा। इसके बाद दोनों चुपके से चेयर्स पर बैठकर उन दोनों की बातें सुनते हैं, जहाँ फेंगली उसे सॉरी कर रही थी कि कल मिस्टर धीरन मुझे तुम्हारे पास से अचानक से ले गया। उसकी बातों को माइंड मत करना, वो है ही जरा अजीब सा, हमेशा कंपटीशन करने की कोशिश में रहता है। लूसी कहने लगा कि कोई बात नहीं, और वैसे
वैसे भी ये उसकी गलती है, तुम उसके लिए सॉरी मत कहो। इसके बाद वो दोनों मूवी देखने के लिए अंदर चले जाते हैं, जबकि धीरन को काफी गुस्सा आया कि फेंगली मेरे बारे में ये सोचती है, अब हमें भी प्लान बी पर काम करके डायरेक्टली ही अंदर जाना होगा। अंदर जाकर तो उसने फेंगली को हैरान ही कर दिया, पर ऐसा दिखा रहा था जैसे उसका यहाँ आना एक इत्तेफाक ही हो। खैर यहाँ भी उसका लूसी के साथ काफी कंपटीशन रहा। उसे ये भी तो दिखाना था कि फेंगली उसके असिस्टेंट है, और बेचारी फेंगली तो उन दोनों की इन हरकतों से काफी तंग आ गई थी। मूवी थिएटर से बाहर आने के बाद लूसी ने फेंगली को डिनर पर इनवाइट किया, और धीरन तो ऐसा होने दे नहीं सकता, इसलिए वो भी जिद करता है इन दोनों के साथ जाने की। दूसरी तरफ हमें त्यान को बॉक्सिंग करते हुए दिखाया गया, साथ ही साथ वो अपने डैड की बातों को सोच रहा था कि वो हमेशा धीरन को मुझसे ज्यादा बेटर कहते हैं। वही वेनुस के पास आकर धीरन के बारे में पूछती है कि तुम्हें यकीनन पता होगा कि वो कहाँ गया है, क्या तुम मुझे वहाँ पर ले जाओगे? धीरन धीरन धीरन, सिर्फ ये नाम सुनकर तो त्यान बहुत ज्यादा तंग आ चुका था। कहने लगा कि ठीक है, अगर तुम मुझे बॉक्सिंग में हरा दो तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा, और ऐसा तो हो नहीं सकता था, इसलिए त्यान बगैर उसे कुछ कहे वहाँ से चल दिया। उधर लूसी और धीरन ने एक दूसरे को ड्रिंक के लिए चैलेंज कर दिया था, क्योंकि वो दोनों फेंगली को इम्प्रेस करना चाहते थे। फेंगली ने तो बहुत कोशिश की धीरन को रोकने की, बिकॉज वो जानती थी कि उससे जरा भी ड्रिंक बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं रुका। ड्रंक होकर भी वो दोनों बाज नहीं आए, एक दूसरे से जीतने की कोशिश में लगे रहे। फेंगली ने कॉल करके रोजी को बुला लिया, क्योंकि अब दोनों को घर तक लेकर जाना इसके बस की बात तो नहीं थी। साथ ही इन दोनों को डांटने भी लगी कि एक इतनी बड़ी कंपनी का बॉस है और दूसरा टॉप डिजाइनर, लेकिन अपनी हरकतें तो देखो बिल्कुल बच्चों की तरह। लेकिन वो दोनों तो आपस में ही लड़ते रहे। एक कहता है कि फेंगली मेरे साथ जाएगी, तो दूसरा कह रहा था कि मेरे साथ। धीरन उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हें इजाजत नहीं देता दूसरों को देखने की, तुम सिर्फ मुझे देखो। कुछ टाइम के लिए तो फेंगली भी स्पीचलेस हो जाती है, और एंड टाइम पर रोजी भी वहाँ पहुँच आई। फिर वो दोनों इनको उठाकर एक होटल में लेकर आती है, जहाँ सिर्फ एक ही रूम अवेलेबल था। अब और हो भी क्या सकता है सिवाय इन दोनों को एक ही रूम में लिटाने के। उनको रूम में ले जाने के बाद जब फेंगली घर आती है तो उसे धीरन की बातें याद आ रही थी। उसे रियलाइज हुआ कि शायद वाकई ही वो मेरे लिए फील करने लगा हो। नेक्स्ट सीन हमें अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ धीरन और लूसी की आंख खुलते ही वो एक दूसरे को देखकर चीखे मारने लगे। यहाँ लूसी उससे पूछता है कि क्या तुम फेंगली को लाइक करते हो, जिस पर वो बोला कि तुम अपने काम से ही काम रखो और हाँ फेंगली से दूर रहा करो। जबकि हार तो वो भी नहीं मानने वाला, इसलिए एक दूसरे को चैलेंज कर देते हैं कि कौन फेंगली का दिल जीत पाएगा। नेक्स्ट सीन में धीरन को ज़ेंग पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके बनाए हुए सारे प्लान ही फेल हो गए। लेकिन यहाँ उसे वो एक नया मशवरा दे देता है कि अंकल ने आपके लिए ब्लाइंड डेट फिक्स करवाई है, और मैं तो कहता हूँ कि आप उससे मिलने के लिए जरूर जाओ, फेंगली को जेलस कराने के लिए। इस तरह वो जल्दी ही अपनी फीलिंग्स भी आपको बता देगी। धीरन को भी ये आइडिया कुछ ज्यादा बुरा नहीं लगा, और फेंगली को कैसे इन्फॉर्म करना है ये काम उसने ज़ेंग पर ही छोड़ दिया। अगले सीन में वो काफी अच्छे से तैयार होता है ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए। इससे पहले वो उस लड़की के लिए गिफ्ट लेने वाला था। इसके बाद ज़ेंग फेंगली को गिफ्ट की पिक्चर सेंड करके कहता है कि ये मैंने बॉस की ब्लाइंड डेट के लिए लिया है, तुम इस पर लाइक कर दो, क्योंकि बॉस ने कहा कि अगर इस पर 100 लाइक्स आ गए तो मैं इसे अपनी ब्लाइंड डेट को जरूर दूंगा। असल में वो फेंगली को धीरन के ब्लाइंड डेट के बारे में बताना चाह रहा था, और उसको भी रियलाइज हुआ कि जो मैं सोच रही थी यकीनन वो गलत है। खैर फेंगली को लूसी ने कॉल करके अपने साथ शॉपिंग पर जाने के लिए इनवाइट किया, क्योंकि वो कुछ परफ्यूम्स लेने वाला था। वहाँ शॉपिंग मॉल में धीरन और ज़ेंग को लूसी किसी आंटी के साथ चिपकते हुए नजर आया, तो उसे गलत समझ बैठे कि इसके शौक भी कितने अजीब है, क्या इस बारे में फेंगली को पता होगा। असल में वो उसकी मम्मी थी। बेचारे लूसी को तो खामखा गलत समझा गया। आफ्टर दैट उस लड़की का वेट करते हुए धीरन ने देखा कि फेंगली वहाँ पर आ गई। उसे तो लगा था कि शायद मुझे अपनी फीलिंग्स बताने के लिए आई है, पर वो तो यहाँ लूसी से मिलने के लिए आई थी। अब धीरन को उसे लूसी के साथ बैठा हुआ देखकर गुस्सा आता रहा, और फेंगली भी जेलस होती है उसे किसी दूसरी लड़की के साथ देखकर। लेकिन धीरन ने टाइम पर ही उस लड़की को गिफ्ट देकर सॉरी कर दिया कि हम एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं, तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए माफी चाहता हूँ। फेंगली को वहाँ से जाते हुए देखकर फौरन से उसके पीछे जाने लगा, बताया कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इस बात को लेकर लूसी और उसके बीच में बहस भी हुई, क्योंकि वो फेंगली को जाने नहीं देना चाहता था, पर फेंगली ने उसे समझा दिया। बाहर आने के बाद फाइनली धीरन ने उसे अपनी फीलिंग्स बता दी कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और सिर्फ तुम्हें ही लाइक करता हूँ। जिस पर फेंगली बोली कि अगर तुम मुझे लाइक करते हो तो फिर दूसरी लड़कियों से मिलने के लिए आना, उन्हें गिफ्ट देना, ये सब कुछ क्या था। यहाँ बेचारा धीरन तो उसे क्लियर कर
करने में लग गया कि मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताने के लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम्हें कितने सारे हिंट्स दिए, इवन के ब्लाइंड डेट पर भी मैं तुम्हारी वजह से आया। जैंग का तुम्हें मैसेज करना भी मेरा ही प्लान था, पर तुम पर तो किसी चीज का असर ही नहीं हुआ। ये सारी बातें जानने के बावजूद भी फेंगली उससे नाराज होकर चली जाती है, ये कह कर के मुझे अकेला छोड़ दो। नेक्स्ट सीन में हमें रोजी को दिखाया गया, जिसे डॉक्टर ली ने वीचैट पर ऐड कर दिया और इसका वीचैट का नंबर भी उसे धीरज ने ही दिया था, क्योंकि डॉक्टर ली अपना इतना कीमती टाइम निकाल कर उसके साथ मूवी देखने के लिए गया था और इस तरह वो रोजी को सॉरी भी कर देगा। नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर सभी को बता रही थी कि एक कंपटीशन होने वाला है, जिसके लिए हमारी कंपनी एक ही डिजाइनर को सेलेक्ट करेगी और वो भी उसको जिसके डिजाइन सबसे अच्छे हो। आज से ही सबको अपनी फोटोग्राफी कलेक्ट करने के लिए कहा और सभी की ये कोशिश होती है कि सिलेक्शन उसकी हो। दूसरी तरफ धीरन जैंग से कहता है कि चलो अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें अफ्रीका भिजवाने वाला हूँ क्योंकि यही तुम्हारी सजा है। वो बेचारा तो इसकी मिन्नतें करने लगा कि कोई बात नहीं, अगर वो सारे प्लान फेल हो गए, मेरे पास और भी बहुत सारे आइडियाज हैं। मैं जानता हूँ कि मिस फेंगली मान जाएगी, प्लीज मुझे एक और मौका तो दो। इस पर धीरन ने भी उसे मौका दे दिया। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर ली को दिखाया गया, जिसने रोजी का स्टेटस देखा कि वो शूटिंग करने के लिए एक पार्क में आई हुई है। भूख से उसका बुरा हाल है, ऊपर से मच्छर भी जान नहीं छोड़ रहे। तो उससे एक आइडिया आता है कि ये पार्क तो आस पास ही है, क्यों ना मैं उसके लिए कुछ खाने को लेकर जाऊँ, इस तरह वो मुझे माफ भी कर देगी। उसी तरफ फेंगली अपनी फोटोग्राफीज को कलेक्ट करने के लिए बाहर आई होती है, तो धीरन भी उसके पीछे पीछे वहाँ पहुँच गया। फिर उसके सामने जाकर उससे कॉटन कैंडी देते हुए सॉरी करने लगा, बताया कि मैं फिर कभी भी ब्लाइंड डेट पर नहीं जाऊंगा। आई स्वेयर मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए सच्ची है। फेंगली ने उससे कॉटन कैंडी तो ले ली, लेकिन कहने लगी कि इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, और वैसे भी मैं इस बारे में फिलहाल कोई बात नहीं करना चाहती। आफ्टर दैट धीरन उसके साथ साथ चलने लगा, उसे हंसाने की कोशिश करता है कि किसी भी तरह वो उसे माफ कर दे। अगले सीन में डॉक्टर ली रोजी के लिए खाने का सामान और मच्छरों से बचने की दवा लेकर आता है। कहने लगा कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा कि आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। रोजी तो उससे नहीं लेना चाह रही थी, पर वो जबरदस्ती वहाँ पर रख कर भाग गया। रोजी को तो बोलने तक का मौका नहीं दिया। फिर चुपके से उसको खाते हुए देखने लगा, सोच रहा था कि मेरा पहला इंप्रेशन तो उस पर काफी बुरा पड़ा था, शायद अब वो मुझे माफ कर दे। नेक्स्ट सीन में वैन और त्यान को दिखाया गया, जहाँ वैन उसे कह रही थी कि तुम धीरन को डिनर के लिए इनवाइट करो ना, हम तीनों साथ जाएंगे, मुझे यकीन है कि वो तुम्हें मना नहीं करेगा। त्यान को तो उसे डिनर पर ले जाने का कोई शौक नहीं था, पर वैन की बात उसे माननी पड़ी। आखिर अब वो दोनों अच्छे दोस्त बन चुके। नेक्स्ट सीन हमें डिनर का दिखाया गया, जहाँ वैन को इस बात पर तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि धीरन को इस मिडिल क्लास लड़की को अपने साथ लाने की क्या जरूरत थी। फिर बातों ही बातों में उसने फेंगली को काफी बार टोंट मारा कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है, तो उसे इतना लंबा हाथ नहीं मारना चाहिए। लेकिन धीरन ने उसे हर बार प्रोटेक्ट किया, उसे एहसास दिलाया कि वो किसी से भी कम नहीं बल्कि परफेक्ट है। जबकि त्यान खामोशी से बैठा इन तीनों का तमाशा कर रहा था, और बेचारा कर भी क्या सकता है। डिनर के बाद धीरन उसे घर तक लेकर आता है और जाते जाते एक बार फिर से पूछने लगा कि क्या तुम्हें मेरी फीलिंग्स झूठी लगती है। फेंगली बोली कि ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरह जवाब देने में उसे टाइम लग रहा था, धीरन भी समझ गया कि उसे हमारी रिलेशनशिप से कोई भी इशू नहीं, इसलिए कहने लगा कि कल से मैं तुम्हें नए तरीके से डेट करूंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हें पसंद हो। फेंगली शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है, इवन के विंडो से चुप चुपके से उसे देखने लगी। अगली सुबह धीरन काफी अच्छे से तैयार हो गया था डेट पर जाने के लिए, और जैंग उसे ट्रेन कर रहा था कि किस तरह उसे मिस फेंगली को अच्छे से ट्रीट करना होगा। फिर जब वो फेंगली से मिलने के लिए आता है, तो कहने लगा कि यहीं पर खड़ी रहो, मैं खुद ही तुम्हारे लिए डोर ओपन करूंगा। अपने हाथों से उसके लिए डोर ओपन करता है, केयरिंग बॉयफ्रेंड की तरह, इवन के उसे सीट बेल्ट भी खुद बांधने नहीं देता। अब ये कुछ ज्यादा ही हो गया था, इसलिए फेंगली कहने लगी कि तुम्हें इतना केयरिंग बनने की कोई जरूरत नहीं, वरना तो मैं अनकंफर्टेबल फील करूंगी। तुम जैसे हो बस वैसे ही रहो। और धीरन भी ज्यादा देर तक ये एक्टिंग तो नहीं कर सकता था। इसके बाद वो उसे मॉल में लेकर आता है, क्योंकि वैन की बर्थडे आने वाली थी और फेंगली उसके लिए गिफ्ट लेने में इसकी हेल्प करती है। बट दोनों की चॉइस एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। धीरन को फेंगली की चॉइस पसंद नहीं आती और फेंगली को धीरन की। तभी उन्होंने वहाँ पर त्यान को देखा। इससे पहले के फेंगली उसके पास जाती, धीरन ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे मना कर दिया। अब क्योंकि दोनों इतना ज्यादा क्लोज आ गए थे, तो अट्रैक्ट होना तो बनता था। नेक्स्ट सीन हमें बर्थडे सेलिब्रेशन का दिखाया गया, जहाँ गिफ्ट देते हुए त्यान बता रहा था कि ये ब्रेसलेट मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए डिजाइन करवाया है। फैन को भी काफी पसंद आया, लेकिन जब धीरन ने अपना गिफ्ट दिया तो वो ब्रेसलेट
ब्रेसलेट भी सेम इसी की तरह ही था, जो त्यान के लिए भी काफी शॉक्ड वाली बात थी। फ्लैशबैक से हमें दिखाया गया कि धीरन ने शॉपकीपर को ये बताया कि मुझे सेम उसी तरह का ही ब्रेसलेट चाहिए क्योंकि मैं अपने भाई को सरप्राइज करना चाहता हूँ। धीरन तो त्यान को खुश करना चाह रहा था, ये दिखा कर कि उसकी चॉइस बहुत ज्यादा अच्छी है, पर उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दैट विश मांगते हुए धीरन बोला कि तुम्हारी क्या विश है, तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए उसे पूरा कर दूंगा। इस पर वेन बोली कि मैं धीरन की गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ, पर बाद में उसने इस बात को मजाक में टाल दिया। धीरन भी कहने लगा कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, प्लीज इस तरह का मजाक दोबारा कभी मत करना, मैं तुम्हें अपनी सिस्टर मानता हूँ। त्यान तो बहुत अच्छे से जानता था कि वेन को कितना हर्ट हुआ, पर वो ऐसे दिखा रही थी जैसे सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो। फिर वो ड्रिंक करने लगती है और धीरन ने त्यान को समझाया कि इसे घर सेफली पहुंचा देना, मुझे कुछ जरूरी काम है इसलिए जाना होगा। ऑफिस पहुंचने के बाद उसने देखा कि फेंगली अभी तक अपना काम कर रही है, लेकिन वो बीच में उसे डिस्टर्ब नहीं करता क्योंकि वो जानता था कि फेंगली को ये बात बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन उसके लिए नाइट स्नैक्स ऑर्डर करवा दिए, उसे मैसेज करके बताया कि रिसीव करने के लिए आ जाओ। फेंगली को भी उसका ये एक्ट काफी अच्छा लगा, फिर दोनों ही एक दूसरे को काफी स्वीटली मैसेजेस करते हैं। दूसरी तरफ त्यान वेन को उठाकर घर ला रहा था, साथ ही साथ उसे बताता है कि तुमने हमेशा सिर्फ धीरन के बारे में ही सोचा और एक मैं हूँ जो तुम्हें साइलेंटली लाइक करता है, तुमने कभी भी मुझे अटेंशन नहीं दी। अगली सुबह उस कंपटीशन का रिजल्ट आता है जिसके लिए फेंगली को सिलेक्ट किया गया था और वो इस बात से काफी ज्यादा खुश होती है। धीरन को भी ये जानकर काफी अच्छा लगा, चाहे अब 3 मंथ्स के लिए फेंगली को यहाँ से जाना होगा, लेकिन कोई बात नहीं, वो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के 13th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि धीरन फेंगली को रेस्टोरेंट लेकर आया था उसे अच्छे वे में कांग्रेचुलेशंस करने के लिए, क्योंकि हमारी फेंगली को फ्लावर्स बहुत पसंद थे, इसलिए उसके लिए फ्लावर्स ऑर्डर करवाए और एक नेकलेस गिफ्ट करता है। अपने हाथों से गिफ्ट पहनाने के बाद उसे बता रहा था कि ये नेकलेस मैं तुम्हें उस दिन सिनेमा में देने ही वाला था, पर किसी और की वजह से सब कुछ खराब हो गया। यकीनन वो लूसी की बात ही कर रहा था। फिर उसे बताने लगा कि मैं खुद को तुम्हारे लिए सूटेबल बनाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा, हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अगली सुबह फेंगली धीरन के लिए स्पेशल कुकीज बनाकर लेकर आई थी, जिससे धीरन तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। आफ्टर दैट वो डॉक्टर ली को घर बुलाकर उन कुकीज की तारीफें कर करके बता रहा था कि वो कितने ज्यादा टेस्टी हैं। ली को तो देखकर बड़ा गुस्सा आया कि तुमने इतनी दूर से मुझे सिर्फ ये कुकीज दिखाने के लिए बुलाया था और फिर उसे टेस्ट भी तो नहीं करने दे रहा था ना, क्योंकि ये तो स्पेशली धीरन के लिए बने थे। जिस पर ली बोला कि बेटा ज्यादा हवाओं में मत उड़ो, अभी तुम प्रोबेशन पे हो, उसके ऑफिशियली बॉयफ्रेंड नहीं बने। अभी जैंग की कॉल आती है, बेचारा बड़ी परेशानी में लग रहा था, जैसे कोई बड़ा कांड हो गया हो। और वो कांड ये है कि जिस ट्रेनिंग के लिए फेंगली 3 मंथ्स के लिए अब्रॉड जाने वाली थी, उसका ट्रेनर लूसी है। यहाँ तो हमारे धीरन को एक बड़ा सा झटका लगा। असल गुस्सा तो उसे ली पर आ रहा था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उसने कहा था कि तुम फेंगली के ऑफिशियल बॉयफ्रेंड नहीं बने, क्या पता इन 3 मंथ्स में उसे कोई और मिल जाए। इसके बाद नाइट का सीन दिखाया गया, जहां धीरन को दोबारा से वो एक्सीडेंट वाला ख्वाब आता है और वो छोटी सी लड़की भी, जिसे उसने पहले कभी भी नहीं देखा था। ये उसके लिए काफी शॉक वाली बात होती है। अगली सुबह वो कुछ बेटर फील नहीं कर रहा था, इसलिए उसने जैंग को बताया कि आज मेरा जितना भी काम है उसे मेरे घर पर ही ला दो। धीरन की तबीयत ठीक नहीं, ये बात जैंग ने फेंगली को बताई और वो फौरन से उसकी फाइल्स लेकर उसके घर पर पहुँच जाती है। बेचारे धीरन को तो उसके आने की खबर नहीं थी, इसलिए अपने हुलिये को देखे बगैर डोर ओपन कर दिया। फिर उसे देखते साथ ही भागने लगा चेंज करने के लिए। फेंगली ने उसको बताया भी कि इसकी कोई जरूरत नहीं, पर नहीं, उसको तो हैंडसम दिखना ही था। आफ्टर दैट वो चेंज करने के बाद मिस्टर हैंडसम बनकर इसके सामने बैठ जाता है और फेंगली ने उसके लिए मेडिसिन बनाई। कहने लगी कि मिस्टर धीरन, ये वाली मेडिसिन लेने के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पर धीरन वो मेडिसिन नहीं लेता, क्योंकि फेंगली अभी भी उसे बॉस या फिर मिस्टर धीरन कह के बुला रही थी। फिर जब फेंगली ने बताया कि मैं फ्यूचर में तुम्हें सिर्फ धीरन कह के बुलाऊंगी, तो इस पर वो राजी हो जाता है और फौरन से मेडिसिन पी ली। अब जब फेंगली के जाने का वक्त आ गया था, तो धीरन उसे जाने नहीं देता। बहाने लगा रहा था कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, इतनी सख्त भूख लगी है, क्या तुम मुझे ऐसे ही छोड़कर चली जाओगी। आफ्टर दैट फेंगली उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगी और धीरन दिल ही दिल में सोच रहा था कि काश ये वक्त यहीं पर रुक जाए और तुम हमेशा मेरे पास रहो। नेक्स्ट सीन में हम वेन को जिम करते हुए देखते हैं, जहाँ त्यान उसके
उसके पास आया उसे कंपनी देने के लिए, पर वैन उसको देखकर वहाँ से जाने लगी ये कह करके मुझे कुछ काम है, और तियान को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये मुझे इस तरह इग्नोर क्यों करने लगी। इधर धीरन ब्रेकफास्ट करने के बाद भी फेंगली को रोकने की जिद करता है, उसे ये कह करके तुम मेरे साथ बैठकर टीवी देखो मेरा मूड बेटर करने के लिए। इस पर फेंगली को भी उसकी बात मानकर उसके साथ बैठकर टीवी देखनी पड़ी, पर सीरीज काफी ज्यादा रोमांटिक होती है जिसकी वजह से फेंगली काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। फौरन से टीवी बंद करते हुए कहने लगी कि आजकल के ड्रामास तो बच्चों के लिए बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं। यहाँ धीरन उसकी ओर बढ़ते हुए कहने लगा कि हम तो बच्चे नहीं ना, क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? असल में वो उसे अब्रॉड जाने से मना करने वाला था, पर इससे पहले ही उसे लूसी की कॉल आ गई जो कि फेंगली को कह रहा था कि हम दोनों अब्रॉड एक साथ जाएंगे एक ही एयरलाइन में, मैं तुम्हारा बहुत सारा ख्याल रखूंगा। ये बात सुनकर धीरन इमेजिन करने लगा कि अगर ऐसा हुआ तो फिर लूसी और फेंगली दोनों ही करीब आ जाएंगे, और क्या पता मैं इस तरह फेंगली को हमेशा के लिए खो दूं, जो धीरन तो बिल्कुल भी नहीं चाहता, किसी भी हाल में नहीं। कॉल करते साथ ही उसने बहाने लगाना शुरू कर दिए कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, डिजी फील कर रहा हूँ, तुम प्लीज मेरे पास रहो, कहीं भी मत जाओ। ये बात सुनकर तो फेंगली उसके लिए काफी ज्यादा वरीड होने लगी, क्योंकि उसे लगा कि शायद इसका ब्लड फोबिया वापस आ गया है और अगर मैं यहाँ से चली गई तो उसका रहना मुश्किल हो जाएगा। धीरन भी झूठ बोलना तो नहीं चाहता था, पर वो सोचने लगा कि शायद गॉड ने मुझे एक मौका दे दिया है, क्यों ना मैं अपने ब्लड फोबिया को ही अपना हथियार बना लूं। ऊपर से वो कुछ एक्स्ट्रा ही रिएक्ट करने लगा कि मुझे सब कुछ रेड रेड नजर आ रहा है, तुम प्लीज किसी भी हाल में मेरा हाथ मत छोड़ना। नेक्स्ट सीन में वो धीरन को लेकर डॉक्टर ली के पास ले आई थी, उसे इसकी कंडीशन बताती है कि क्या इसका फोबिया कुछ ज्यादा डेंजरस हो गया। ली को तो समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। इस पर उसने फेंगली को बाहर जाने के लिए कहा, ये कहकर के मैं धीरन को एग्जामिन करता हूँ। उसके बाहर जाने के बाद धीरन ली को पूरी बात बताता है कि प्लीज मेरी मदद करो, अगर मैंने फेंगली को अब्रॉड जाने दे दिया ना तो मैं हमेशा हमेशा के लिए उसे खो दूंगा। पहले तो डॉक्टर ली इसमें उसका साथ नहीं देता, क्योंकि ये अच्छी बात तो नहीं, पर ये स्पेशल केस था इसलिए उसे भी मानना पड़ा। फिर फेंगली को अंदर बुलाकर उसे बताने लगा कि हाँ वाकई ही धीरन का ब्लड फोबिया काफी ज्यादा डेंजरस हो गया। सबसे पहले तो तुम्हें पता लगाना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, और दूसरी बात ये कि तुम्हें इसका मूड बेटर रखना होगा। बेचारी फेंगली तो और भी ज्यादा वरीड हो गई, और डॉक्टर ली भी शर्मिंदा तो होता है, पर क्या करे अपने दोस्त का साथ भी तो नहीं छोड़ सकता। नेक्स्ट सीन में फेंगली ने उसे काफी सारे रेड कलर के जूसेस बना दिए थे। ये सोच कर के लोहा लोहे को ही मात देता है, तो धीरन को भी अपने डर को फेस करना ही पड़ेगा। यहाँ तो बेचारा धीरन बुरी तरह से फंस जाता है, क्योंकि जूसेस पी पी कर तो उसकी बस हो चुकी थी और वो उसे मना भी नहीं कर सकता। तभी उसकी शर्ट पर जूस गिर गया, वो फौरन से अपनी शर्ट उतारने लगा, जिस पर फेंगली ने उसे मना कर दिया कि तुम्हें किसने कहा मेरे सामने अपनी शर्ट उतारने को। जिस पर वो बोला कि तुमने ही तो कहा कि शर्ट उतार दो, इस पर स्टेन पड़ जाएगा। खैर कहा तो फेंगली नहीं था, पर अपने सामने थोड़ी ना उतारने को कहा था। अब वो घर जाने ही वाली थी कि तभी उसका पैर स्लिप हुआ और वो जाकर धीरन के गले लगी। ये दोनों के लिए ही काफी एम्बैरेसिंग होता है। फेंगली तो इतना ज्यादा एम्बैरेस हुई कि फौरन से उसे अपनी ग्लासेस पहनाकर वहाँ से भाग गई। घर आने के बाद रोजी उसका मजाक उड़ा रही थी कि तुम अपने उस वियर्ड बॉस के साथ सारा दिन हॉस्पिटल में रही क्या? अब ये मत कहना कि तुम्हें उससे प्यार नहीं हुआ। चाहे उससे प्यार हो चुका, पर वो रोजी के सामने इस बात को क्लियर वर्ड्स में एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। मगर हमारी फेंगली ने इतना जरूर डिसाइड कर लिया कि वो अब्रॉड नहीं जाएगी, बल्कि यहीं रहकर धीरन की ट्रीटमेंट में उसकी हेल्प करेगी। रोजी को भी उसका ये डिसीजन अच्छा लगा, क्योंकि फेंगली के बताए बगैर भी वो समझ गई थी कि उसे धीरन से प्यार हो चुका। नेक्स्ट सीन में तियान को दिखाया गया, जिससे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि वैन उसे कांटेक्ट नहीं कर रही, ना ही उसके मैसेजेस का रिप्लाई दे रही थी। फिर वो खुद ही वैन को कॉल करके उसे अपने साथ स्विमिंग के लिए इनवाइट करता है और बताया कि अगर तुम नहीं आई ना तो मैं सब कुछ सच सच धीरन को बता दूंगा। अब इससे पहले कि वैन उसे डांटना शुरू करती, वो फौरन से कॉल कट कर देता है। नेक्स्ट सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है, जहां फेंगली धीरन की पिक्चर को देखकर सोच रही थी कि जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता मैं अब्रॉड नहीं जा सकती। दूसरी तरफ धीरन भी ऑफिस आ चुका था, क्योंकि अब वो काफी बेटर फील कर रहा था। आखिर फेंगली जो उसके पास पास रहने लगी थी। तभी फेंगली इसके ऑफिस में आती है, जिसे देख
देखकर इसने फौरन से ग्लासेस पहन ली, पर इसने देखा कि वो इसके लिए इतनी बड़ी बोतल जूस का ले आई थी। अब वो दोबारा से एक्टिंग करना स्टार्ट कर देता है कि पता नहीं मेरी सन ग्लासेस को क्या हो गया, इसे पहनने के बावजूद भी मुझे सब कुछ रेड रेड नजर आने लगा। मगर चाहे वो जितना मर्जी बहाने लगाए, जितना इधर उधर मुंह फेरे, फेंगली ने उसकी एक नहीं सुनी और जबरदस्ती उसे वो जूस पिलाने लगी। नेक्स्ट सीन में वेन तियान के पास आती है जैसे कि उसने इसे इनवाइट किया था, साथ ही उसका कान पकड़कर पूछने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे धमकाने की, तुमने धीरन को कुछ बताया तो नहीं ना। इस पर त्यान उसे कहता है कि छोड़ो भी, मुझे दर्द हो रहा है, मैं तो मजाक कर रहा था तुमसे। फिर वो उसे अपने साथ स्विमिंग पूल में गिरा देता है। दोनों का मस्ती मजाक शुरू हो गया, बिल्कुल ही पहले की तरह। आफ्टर दैट वेन वापस से अपने एटीट्यूड में आकर उसे डांटने लगी कि ये फजूल किस्म की हरकतें करना छोड़ दो, तुम जानते हो ना कि तुम मुझसे 1 साल छोटे हो, इसलिए मुझसे किसी भी तरह की उम्मीद रखना छोड़ दो। यहाँ त्यान बोला तो तुमने उस रात सारी बातें सुन ली थी, इसीलिए मुझे इतना इग्नोर कर रही हो, तो ठीक है, जैसा तुम चाहती हो बिल्कुल वैसा ही होगा। फिर उसको टॉवल उड़ाते हुए वहाँ से चल दिया। नेक्स्ट सीन में धीरन और फेंगली डेट पर आए होते हैं, जहाँ फेंगली उसे बता रही थी कि फेरिस व्हील जब ऊंचाई पर आती है तो जो भी विश मांगो वो जरूर पूरी होती है, इसलिए उसने आंखें बंद करके विश की कि धीरन जल्दी से ठीक हो जाए और वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। धीरन को विशेष मांगने पर कुछ ज्यादा भरोसा तो नहीं, क्योंकि वो हार्ड वर्क पर बिलीव रखता था। इसके बावजूद भी उसने फेंगली के कहने पर विश मांगी और वो ये थी कि फेंगली हमेशा मेरे पास रहे, वो कभी भी मुझसे दूर ना जाए। हाँ, मैं थोड़ा सेल्फिश जरूर हो चुका हूँ, लेकिन गॉड प्लीज मैं उसे खो नहीं सकता। फिर जब वापस जाते हुए फेंगली ने उससे पूछा कि तुमने क्या विश की, तो वो बोला कि मैं अभी तो तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन टाइम आने पर बता दूंगा। खैर, इसके बाद फेंगली ने पूछा कि लास्ट टाइम तुम्हारी ये इलनेस कैसे ठीक हुई थी, क्यों ना हम उसे दोबारा से ट्राई करें। तो अगले ही सीन में धीरन उसे घर ले आया था उसी ट्रीटमेंट को रिपीट करने के लिए। फ्लैशबैक से हमें दिखाया गया कि धीरन ने उसे बता दिया था कि तुम्हारे किस करने से मैं ठीक हो गया था। ये फेंगली को तो जरा अजीब जरूर लगा, पर अगर ऐसी ही बात है तो वो इसे भी ट्राई करना चाहती थी। आफ्टर दैट उसके फोरहेड पर किस करने के बाद भी धीरन ने बताया कि इसका कोई भी असर नहीं हुआ। इससे पहले के फेंगली कुछ कह पाती, धीरन ने उसके लिप्स पर किस कर दिया और फिर करता ही किया। यहाँ तो फेंगली भी उसे नहीं रोक पाई। इसके बाद वो फेंगली को बता रहा था कि अब मैं बिल्कुल बेटर फील कर रहा हूँ, यानी कि यही मेरा ट्रीटमेंट है। वो तो एक बार और भी ये ट्रीटमेंट लेना चाह रहा था, पर फेंगली उसे ये कहते हुए जाने लगी कि तुम्हें सारी ट्रीटमेंट आज ही लेनी है क्या। घर आने के बाद रोजी उसका मजाक उड़ाने लगी कि इतने देर से क्यों आई हो, तुम अपने बॉस के घर ही क्यों नहीं रह लेती, ये तुम्हारे लिए ज्यादा इजी रहेगा। फेंगली ने उसे कुछ बताया तो नहीं, लेकिन खैर जो भी हो रहा है रोजी उसके लिए खुश थी। रात में फेंगली और धीरन की रोमांटिक सी चैटिंग होती है, जिस पर धीरन सोच रहा था कि काश ये सब कुछ हमेशा ऐसे ही चलता रहे और कभी भी ये मोमेंट्स खत्म ना हो। नेक्स्ट सीन हमें अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ फेंगली दोबारा उसके घर जाती है उसके लिए ब्रेकफास्ट और मेडिसिन देने को। मगर धीरन तो इस बात से खुश हो रहा था कि उसे दोबारा से कल वाली ट्रीटमेंट मिलेगी। यहाँ फेंगली ने छुरी से अपनी उंगली काट दी और धीरन फौरन से उसके पास पहुँच जाता है उसकी बैंडेज लगाने को। तभी उसे डॉक्टर ली की कॉल आई, जिसे वो रिसीव करने के लिए साइट पर चला जाता है। और इधर फेंगली सोच रही थी कि उसने ब्लड को देखकर कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्या वो ठीक हो गया। खुश होकर वो ये बात धीरन को बताने ही जा रही थी कि उसने धीरन की चुपके से बातें सुन ली। वो ली को बता रहा था कि मैं फेंगली को सच्चाई बताने वाला था, पर अभी अभी मैंने ब्लड को देखा और कोई रिएक्शन भी नहीं दिया, अब तो उसे मुझ पर शक हो गया होगा। ये बात फेंगली ने सुन ली, उसे काफी ज्यादा हर्ट हुआ। कहने लगी कि तुम अब तक मुझसे झूठ बोलते रहे, ये जानते हुए भी कि टॉय डिजाइनर बनना मेरा सबसे बड़ा ख्वाब था, मैं फिर भी अब्रॉड नहीं गई। धीरन ने उसे रोककर सब कुछ सच सच बताया कि मैंने ये सब कुछ लूसी की वजह से किया, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। लेकिन चाहे उसकी इंटेंशंस बुरी नहीं थी, लेकिन उसने तरीका तो बुरा ही अपनाया। इसके बावजूद भी फेंगली उससे नाराज होकर वहाँ से चली गई। यहाँ धीरन को लगता है कि अब तो उसने हमेशा हमेशा के लिए फेंगली को खो दिया। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के 15th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम फेंगली को लूसी के साथ देखते हैं, जो उसे बता रहा था कि तुमने लिस्ट में तो अपना नाम इनरोल करना मिस कर दिया, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ स्पेशल असिस्टेंट बनाकर लेकर जा सकता हूँ। इस तरह तुम्हारा टॉय डिजाइनर बनने का सपना भी पूरा हो जाएगा। फेंगली को उसका ये फेवर काफी पसंद आया, उसे थैंक यू करती है, जिस पर लूसी ने अपनी फीलिंग्स बता दी कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। फेंगली के लिए
ये ज्यादा कोई शॉकिंग की बात नहीं थी, पर इनडायरेक्ट वर्ड्स में उसे क्लियर कर दिया कि मैं पहले से ही किसी को लाइक करती हूँ। वहाँ से वापस जाते हुए इन दोनों को धीरन ने देख लिया, जो कि यहाँ फेंगली से अपोलॉजी करने के लिए आया था। जब उससे पूछता है कि कहाँ जाने की बात हो रही है, तो इस पर फेंगली बोली कि तुम अपने काम से ही काम रखो, और उसे इग्नोर करके वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ वैन त्यान के बारे में सोचना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन बार बार उसे सिर्फ त्यान का ही ख्याल आ रहा था और उसके साथ गुजारे हुए लम्हों के बारे में सोचती है। तभी उसे रियलाइज हुआ कि जब भी उसे किसी सहारे की जरूरत पड़ी तो हमेशा त्यान उसके लिए हाजिर रहता था। नेक्स्ट सीन में बेचारा धीरन डॉक्टर ली के पास आकर अपने दुखड़े सुनाता है, जिस पर वो बोला कि बेटा तुम्हारे साथ जो भी हुआ ना बिल्कुल अच्छा हुआ, सारी की सारी गलती तुम्हारी ही थी। यहाँ जैंग की कॉल आती है, जिसने बताया कि टॉय डिपार्टमेंट टीम बिल्डिंग एक्टिविटी के लिए किसी प्लेस पर जाने वाली है, अगर आप भी हमारे साथ जाओ तो। धीरन ने तो इसके लिए मना कर दिया, लेकिन बाद में डॉक्टर ली उसे समझाने लगा कि देखो फेंगली भी वहाँ पर जाएगी तो ये तुम्हारे पास अच्छा मौका होगा कि तुम उससे अपने किए की माफी मांग लो। नेक्स्ट सीन में ये सभी बिल्डिंग एक्टिविटी के लिए आ गए थे, जहाँ धीरन भी इनके साथ आया था और वो काफी कोशिश करता है फेंगली से बात करने की, मगर वो इसे इग्नोर करते हुए चली गई। तो डॉक्टर ली उसे समझाने लगा कि तुम फिक्र नहीं करो, यहाँ से जाने से पहले पहले वो मान चुकी होगी। बेचारा जैंग सोचने लगा कि मुझे तो इन दोनों ने कबाब में से हड्डी की तरह बाहर निकाल दिया। खैर यहाँ फ्रेंड्स को लाना अलाउ किया गया था, इसलिए फेंगली अपने साथ रोजी को भी ले आई थी। दूसरी तरफ वैन, जिसे ये बात रियलाइज हो गई थी कि त्यान से ज्यादा प्यार उसे कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए वो उसे मनाने की कोशिश करती है, बट त्यान ने शायद उसकी बातें कुछ ज्यादा ही दिल पर ले ली थी। वो बार बार उसे इग्नोर करता है और उससे अच्छे से बात भी नहीं कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर ली और रोजी ने आपस में हाथ मिला लिया था धीरन और फेंगली की मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करने के लिए। रोजी ने उसके साथ कोऑपरेट तो कर लिया, लेकिन वो कहती है कि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि मैं तुम्हारी दोस्त बन गई हूँ। उधर वैन ने जब त्यान का हाथ पकड़ा तो उसे पता चला कि उसे तो तेज बुखार हो रहा है। अब वो उसकी एक भी नहीं सुनती और उसे अपने साथ रेस्ट कराने के लिए ले जाती है। दूसरी तरफ फेंगली को दिखाया गया, जो कि रोजी को ढूंढ रही थी। तभी उसने देखा कि धीरन उसके सामने खड़ा है। ये रोजी और डॉक्टर ली का ही प्लान था। यहाँ धीरन ने उसे स्पेशल अरेंजमेंट करके दी थी ट्रेनिंग पर जाने के लिए, लेकिन फेंगली उसे एक्सेप्ट नहीं करती, कहने लगी कि तुम मुझसे दूर रहो। इस पर वो बोला कि इसके अलावा तुम कुछ भी कहो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम कहो ना तो मैं समुद्र में भी कूद जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैंने बीमार रहने की एक्टिंग भी तो इसीलिए ही की थी क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता था। फेंगली दिल ही दिल में तो उसे माफ कर चुकी थी, क्योंकि उसे भी धीरन से प्यार हो चुका था, लेकिन वो अभी भी टफ होने की एक्टिंग करती रही। ये कहते हुए वहाँ से भाग गई कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। नेक्स्ट सीन में वैन और त्यान को दिखाया जाता है, जहाँ वैन उसका अच्छे से ख्याल रख रही थी और त्यान कहता है कि कितनी अजीब बात है ना, इससे पहले तुम जब भी बीमार होती थी तो तुम्हारा ख्याल मैं रखता था, लेकिन आज वैन उसका ख्याल रख रही थी। और तो और उसका फोन लेते हुए कहने लगी कि चलो मैं तुम्हारे साथ गेम खेलती हूँ। त्यान उसे कहने लगा कि बिग सिस्टर, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी गेमिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे मेरा फोन वापस करो। वो बोली कि इससे पहले तो तुम मुझे प्रिंसेस कहा करते थे, अब भी मुझे प्रिंसेस ही कहो। त्यान उसे अपना फोन लेने के चक्कर में अपनी तरफ खींच लेता है, साथ ही साथ पूछने लगा कि क्या अभी भी तुम मुझे अपना छोटा भाई मानती हो, जिस पर वैन तो इसे कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से भाग गई। अगले सीन में फेंगली लूसी को कॉल करके उसे सॉरी करती है कि मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगी, साथ ही साथ उसके सवाल का जवाब भी दे दिया कि मैंने पहले से ही धीरन को अपने दिल में बसा लिया था। चाहे लूसी उसका जवाब पहले से ही जानता था, लेकिन अब वो फेंगली को अपनी पेंटिंग में भी ऐड कर चुका, इसलिए उसके लिए काफी हर्टफुल होता है। नेक्स्ट सीन हम नाइट का देखते हैं, जहाँ जैंग ने सबके कपल्स बना दिए थे और वो कहता है कि हम ट्रूथ और डेयर गेम खेलेंगे। तो टर्न आती है फेंगली और धीरन की, जहाँ इनसे क्वेश्चन किया गया कि अगर आपका लवर और आपका आइडल एक साथ ही समुद्र में गिर जाए तो फिर आप किसको बचाएंगे। धीरन ने फौरन से लवर बोला, जबकि फेंगली ने आइडल। इस बात पर धीरन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आया। नेक्स्ट टाइम भी इन्हीं दोनों की टर्न आती है, जहाँ जैंग ने दूसरा क्वेश्चन किया कि क्या आप दोनों के बीच में कभी किस हुई, और अगर हुई तो फिर किसने इनिशिएटिव लिया, जिस पर धीरन ने तो फेंगली का नाम ले दिया और वो लड़ते हुए कहने लगी कि मैंने कब तुम्हें किस किया, वो तो गलती से हो गया था और फिर तुम्हारे फोरहेड पर किया था ना, मेरे लिप्स पर किस करने का इनिशिएटिव तुमने लिया था। यहाँ तो वो बेदहानी में सबके सामने कह देती है, लेकिन बाद में काफी एम्बेरस हुई। खैर इसके बाद सभी ड्रिंक करते हैं और फेंगली इतना ज्यादा ड्रंक हो चुकी थी कि धीरन को ही उठाकर उसे उसके रूम तक लाना पड़ा। उसके शूज उतार दिए, फिर उसे आराम करने के लिए कहता है, लेकिन फेंगली जो कि ड्रंक हो चुकी थी, उसने धीरन को अपनी फीलिंग्स बता दी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
धीरन बोला कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो फिर तुमने ये क्यों कहा कि अगर मैं और लूसी एक साथ समुद्र में गिर गए तो फिर तुम लूसी को ही बचाओगी। फेंगली बोली कि स्टूपिड इंसान, उसे स्विमिंग करनी नहीं आती ना, तुम्हें तो स्विमिंग करनी आती है, इसलिए कहा। आफ्टर दैट दोनों किस शेयर करते हैं, जिससे ये बात क्लियर हो गई थी कि फेंगली भी अब मजीद टफ रहने की एक्टिंग नहीं कर पाएगी। अगली सुबह जब फेंगली उठती है तो उसे लग रहा था कि कल रात जो कुछ भी हुआ वो मेरा एक सपना था, थैंक गॉड कि ऐसा कुछ रियल में नहीं हुआ। तभी उसने धीरन का रखा हुआ नोट पढ़ा जिस पर लिखा हुआ था कि डोंट वरी, तुम्हारा कल रात का पैशनेट लव सिर्फ मैंने ही देखा। यहाँ तो वो काफी एम्बेरस हुई क्योंकि कल रात जो कुछ भी हुआ वो सब रियल था। इसके बाद जैंग इनको एक एक्टिविटी समझा रहा था कि सभी मेल्स अलग अलग जगहों पर छुप चुके थे और इनको क्लूज के थ्रू उन्हें ढूंढना होगा। उसने फेंगली को बताया कि तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट है, इसलिए जितना जल्दी हो सके बॉस को ढूंढ लो। दूसरी तरफ हमें मिस्टर ओजिन को दिखाया गया जो कि केविन से बात करते हुए कह रहा था कि सीईओ के इलेक्शन होने से पहले पहले हमें अपना काम खत्म करना होगा। यानी कि दोनों ही मिलकर धीरन के खिलाफ कुछ खिचड़ी तो पका रहे थे। उधर वेन त्यान को ढूंढते ढूंढते पहुंच आई, जिस पर वो कहता है कि मैं तो छुपा ही नहीं था और वैसे भी मुझे इस फजूल किस्म के गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं। त्यान उसे इग्नोर करते हुए जाने ही लगा था। यहाँ वेन काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहने लगी कि कितने बेवकूफ इंसान हो तुम, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें सेड्यूस कर रही हूँ। अब इतना कुछ बता दिया तो बाकी का सच भी बता देती है कि मुझे रियलाइज हो गया मेरी हर खुशी में मेरे साथ तुम होते थे, तुम ही मेरे लाइफ पार्टनर बन सकते हो। त्यान भी ये सुनकर काफी खुश हो गया था। उसका हाथ पकड़कर उसे यकीन दिलाता है कि मैं कभी भी तुम्हें अकेला फील होने नहीं दूंगा, हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। आफ्टर दैट दोनों अपनी फर्स्ट किस करते हैं, यानी कि यहाँ से इनकी कपल लाइफ शुरू हुई। नेक्स्ट सीन में फेंगली को दिखाया गया जो उन्हीं क्लूज के थ्रू एक एयर बैलून तक पहुँच जाती है जो यकीनन धीरन ने ही उसके लिए प्रिपेयर किया था। तभी धीरन उसके सामने आते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ स्काई डेट पर जाना चाहोगी। अगले सीन में हम दोनों को एयर बैलून में देखते हैं जहाँ धीरन उसे कह रहा था कि तुम वो वाहिद लड़की हो जिसने मुझे जिंदगी का मतलब सिखाया, प्यार करना सिखाया। क्या तुम मुझे मेरे किए के लिए माफ करके दोबारा से मुझे लाइक कर सकती हो प्लीज। फेंगली को उसका ये काफी क्यूट लगा। आखिरकार उसने भी बता दिया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आज के बाद वो दोनों एक दूसरे के गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। रिलेशनशिप में आने के बाद सेंसिस में रहकर दोनों ही अपनी फर्स्ट केयर शेयर करने लगे। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि एक सस्पिशियस लड़का इन दोनों का पीछा कर रहा था। फेंगली को बचाने के चक्कर में धीरन को काफी बुरी तरह से चोट लगी। बेहोश होने के साथ ही उसे अपने बचपन का एक्सीडेंट याद आया जहां उसका डैड उसे कह रहा था कि मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है, मैं तुम लोगों के साथ टाइम नहीं स्पेंड सका और सारा टाइम बिजनेस बनाने में ही गुजार दिया, लेकिन तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तभी एक लड़की आती है जो धीरन को बताती है कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे पास हूँ। साथ ही उसके फोरहेड पर किस भी कर दिया। कहने लगी कि मेरी मॉम कहती है अगर कोई आपके फोरहेड पर किस कर दे तो आपका डर खत्म हो जाता है। इसके बाद जब धीरन को होश आया तो वो हॉस्पिटल में था और 3 दिन तक कोमा में रहा। लेकिन वो फेंगली से पूछने लगा कि क्या कभी भी तुमने किसी ऐसे लड़की की हेल्प की जिसका एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ फेंगली ने बताया कि हाँ बचपन में ऐसा हुआ था, मैंने उस लिटिल बॉय की हेल्प तो नहीं की थी लेकिन उसे हौसला जरूर दिया था। धीरन ने बताया कि वो लिटिल बॉय मैं ही था, इसलिए तो इसमें कोई शक नहीं कि मेरा ब्लड फोबिया सिर्फ तुम ही क्योर कर सकती थी। आफ्टर दैट ज़ैंग के पूछने पर धीरन ने बताया कि वो लड़का कौन था, मैं उसे नहीं पहचान पाया लेकिन हम जल्दी ही उसके बारे में पता लगा लेंगे। लेकिन हैरानी वाली बात तो धीरन ने ये की कि मैं रिटायरमेंट लेकर बस अकेला रहना चाहता हूँ। इस बात से तो वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए। इवन के जब फेंगली उसे अपने घर लेकर आती है तो वो कहने लगा कि लग्जरी लाइफ मैंने बहुत गुजार ली, अब मैं किसी सिंपल जगह पर रहकर अपनी लाइफ गुजारना चाहता हूँ। इसके बाद धीरन ने अंकल को भी ये बात क्लियर कर दी कि मैं रिटायरमेंट लेकर त्यान को ही कंपनी का सीईओ बनाना चाहता हूँ। अंकल को तो त्यान की कैपेबिलिटीज पर इतना भरोसा नहीं था, लेकिन वेन ने उनको समझाया कि आपको अपने बेटे को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। त्यान को भी उसका साथ देना अच्छा लगा। नेक्स्ट सीन में ये दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे कि मिस्टर ओजन ने भी सुन लिया कि धीरन रिटायरमेंट लेने वाला है। उनको इन दोनों के रिलेशनशिप से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इस बात ने शॉक कर दिया कि आखिर धीरन ऐसा क्यों कर रहा है। नेक्स्ट सीन में फेंगली, ज़ैंग और डॉक्टर ली धीरन को देखकर सोच रहे थे कि आखिर ये इतना ज्यादा कैसे बदल गया कि इसे अपने कैरियर, अपने बिजनेस से कोई लेना देना ही नहीं रहा। डॉक्टर ली बोला कि हाँ वाकई ही इसको तो अब कुछ भी पसंद नहीं, जिस पर धीरन बोला कि ऐसी भी बात नहीं है, फेंगली को आज भी मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। खैर धीरन ने डिमांड कर दी कि वो यहाँ पर नहीं बल्कि किसी सिंपल सी जगह पर जाकर रहना चाहता है। नेक्स्ट सीन में सारी पैकिंग शैकिंग करके फेंगली उसे अपने गाँव लेकर जाने वाली थी और धीरन ज़ैंग को बताता है कि तुम त्यान का हमेशा अच्छे से ख्याल रखना। डॉक्टर ली भी खड़ा धीरन का मजाक बना
टेंशन आता रहा क्योंकि अभी भी उसका ये चेंज नहीं समझ पाया। अगले सीन में हम इन दोनों को गांव में देखते हैं जहां धीरन को काफी अच्छा लग रहा था क्योंकि अब वो सिर्फ अपने मेंटल हेल्थ पर फोकस करेगा। तभी उसे त्यान की कॉल आई कि भाई कितनी ज्यादती कर रहे हैं मेरे साथ, मैं ये सब कुछ अकेले नहीं संभाल सकता, प्लीज तुम वापस आ जाओ। जिस पर धीरन ने उसे यकीन दिलाया कि तुम सब कुछ कर सकते हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और फिर जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो मैं हूं ना तुम्हारे लिए। इस हैप्पी से सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम धीरन को कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं। फेंगली की नजर में तो वो बिल्कुल ऐसे बन गया था जैसे उसे इस दुनिया से कोई लेना देना ही ना रहा। लेकिन आखिर ऐसा कब तक चलेगा? दुनिया से सारे रिश्ते नाते तोड़कर यहाँ पर अकेले बैठ जाना ये कोई अच्छी बात भी तो नहीं थी। लेकिन खैर, फेंगली को इस बात की उम्मीद थी कि कुछ टाइम यहाँ पर स्पेंड करने के बाद वो जरूर नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ जाएगा। दूसरी तरफ मिस्टर ओजिन अपनी बेटी को समझा रहे थे कि तुम त्यान का बहुत ख्याल रखा करो, किसी भी हाल में तुम दोनों का रिलेशनशिप टूटना नहीं चाहिए। तो इधर जैंग ने धीरन को कॉल करके बताया कि आपका शक सही निकला, मिस्टर ओजिन अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं त्यान को कंपनी का प्रेसिडेंट बनाने की, ताकि बाद में वो उसे कंट्रोल करता रहे और कंपनी के सारे मामलात उसी के हिसाब से चले। जिस पर धीरन ने कहा कि इस बार तो मिस्टर ओजिन ने मेरी बॉटम लाइन को ही क्रॉस कर दिया, खैर तुम इन पर नजर रखो और मुझे इन्फॉर्म करते रहो। अगली सुबह मिस्टर ओजिन त्यान को समझा रहा था कि क्या हुआ अगर तुम सिर्फ एक्टिंग प्रेसिडेंट हो कुछ टाइम के लिए, तुम फुल टाइम प्रेसिडेंट भी बन सकते हो। मैं हूँ ना, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारे प्रेसिडेंट बनने के बाद मैं वैन और तुम्हारी एंगेजमेंट करवाऊंगा। उसी तरफ धीरन अकेले बैठे हुए सन बात ले रहा था और फेंगली उसके लिए परेशान होती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर इसकी मेंटल हेल्थ ठीक होने के बजाय और खराब हो जाएगी। इसीलिए उसे रीड करने को कुछ बुक्स देती है, ये कह करके इस तरह तुम्हारा टाइम पास भी अच्छे से हो जाएगा। पर उन बुक्स को पढ़ते हुए धीरन उनमें से अजीब अजीब से सवाल पूछने लगा, जिसने तो फेंगली को भी काफी ज्यादा तंग कर दिया। आखिरकार तो वो उसे तंग होकर कहती है कि बस छोड़ दो, तुम बुक्स रीड नहीं करोगे, मैं तुम्हें और कोई अच्छी सी एक्टिविटी करवाती हूँ। इसके बाद फेंगली उसे स्क्वायर डांस कराने के लिए ले जाती है। बेचारे धीरन को तो इस बात की उम्मीद ही नहीं थी कि वो अच्छी सी एक्टिविटी ये निकलेगी। अब फेंगली उसे ले आई थी तो उसे करना तो पड़ेगा और वो ये कहते हुए चली गई कि मैं जल्दी ही तुम्हें लेने के लिए वापस आऊंगी। पहले तो धीरन भी उनको डांस में ज्वाइन कर देता है और मुझे तो काफी फनी लग रहा था। पर जब फेंगली उसे लेने आती है तो ये स्क्वायर डांस योगा में बदल गया था। वो सोचती है कि इसने तो इन सभी आंटियों को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। वही उसे रोजी की वीडियो कॉल आई और धीरन को ये हरकतें करते हुए देखकर तो उसे भी हंसी आने लगी। खैर, उसने बताया कि डॉक्टर ली तुम लोगों को विजिट करने के लिए आ रहा है, मैं भी तुम्हें मिस कर रही थी इसलिए मैं भी उनके साथ आऊंगी। नेक्स्ट सीन में त्यान वैन को बता रहा था कि मैं जल्दी ही प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, फिर तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा एक अच्छे हस्बैंड की तरह। जिस पर वैन बोली कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और इसका प्रेसिडेंट बनने से कोई भी लेना देना नहीं, बस मैं हमेशा तुम्हारे पास रहकर तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। त्यान को भी उसकी ये बात काफी अच्छी लगी। अगले सीन में फेंगली और धीरन दोनों मिलकर कार्ड्स गेम खेलते हैं, जहाँ धीरन तो बार बार हारता रहा और फेंगली उसे फ्लिक्स करती है। लेकिन अब काफी टाइम फ्लिक्स करने के बाद फेंगली को भी उस पर रहम आने लगा और लास्ट टाइम में वो किस कर देती है। जबकि धीरन को तो जैसे मौका ही मिल गया हो, वो कहता है कि तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी, फिर उसे किस करने लगा। नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाया जाता है, जहां उन सभी के लिए बुरी खबर थी क्योंकि उनके बनाए हुए टॉय से बच्चों को एलर्जीज होने लगी बिकॉज उसमें लो क्वालिटी का यूज किया गया था। और त्यान कहता है कि मेरे पास तो कोई भी ऑप्शन नहीं बचा सिवाय उन सब से माफी मांगने का। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि ये सारा का सारा किया धरा मिस्टर ओजिन और केविन का था, ताकि इसका इल्जाम भी धीरन पर आ सके। उधर फेंगली और धीरन कपड़े सुखाते वक्त एक दूसरे से मस्ती मजाक करने लगे। इसी दौरान वो किस भी करने लग जाते हैं, जो रोजी और ली ने भी देख ली। आफ्टर दैट डॉक्टर ली ने उनसे पूछा कि तुम दोनों कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं चलने लगे, जिस पर धीरन बोला कि तुम मेरी छोड़ो, अपनी बताओ कि मिस रोजी को अपनी फीलिंग्स कब बताने वाले हो। इस पर रोजी तो फेंगली को अंदर ले जाते हुए कहने लगी कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं चल रहा, जबकि डॉक्टर ली ने भी कहा कि हाँ, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि मैं उसे अपनी फीलिंग्स बता सकूं।
हूँ। लेकिन यहाँ उसने धीरन को ये भी बताया कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले भी रोजी से कई बार मिल चुका हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रोजी अपना वेट लूज करने के लिए अजीब अजीब से तरीके अपनाती है, जिस पर डॉक्टर ली ने उसे समझाया कि इस तरह तो तुम्हारी हेल्थ अफेक्ट हो जाएगी। मेरी एक क्लास फेलो भी थी तुम्हारे नाम की, वो बहुत मोटी हुआ करती थी पर उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसे क्या कहते हैं। जिस पर रोजी बेध्यानी में बोली कि तुम हाई स्कूल वाली बातें करना बंद करो, अब क्या तुम दोबारा मुझे वो वाली फीलिंग्स दिलाओगे। यानी कि वो दोनों हाई स्कूल फेलोज थे और इधर डॉक्टर ली ने भी उसे पहचान लिया। पहले रोजी बहुत मोटी हुआ करती थी इसलिए ली भी उसे नहीं पहचान पाया, मगर अब उससे सॉरी करता है कि मैं आइंदा कभी भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा, बल्कि तुम्हारे लिए प्रॉपर डाइट का प्लान बनाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। अगले सीन में मिस्टर ओजन त्यान को बता रहा था कि आने वाली मीटिंग में तुम्हें ही प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया जाएगा और ये जो क्राइसिस चल रहे हैं इसकी फिक्र मत करो, वैसे भी ये सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि धीरन की वजह से हुआ। क्राइसिस वाली बात जैंग ने कॉल करके धीरन को भी बताई कि आपके खिलाफ कितना बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया है। इसके बाद धीरन ने फेंगली को बताया कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ और वो ये कि मैं रिटायरमेंट की सिर्फ एक्टिंग कर रहा था मिस्टर ओजन की असलियत जानने के लिए, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ। फेंगली इस बात पर नाराज बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उससे प्रॉमिस ले लिया कि आइंदा इस तरह कुछ भी हो तो तुम मुझे जरूर बताओगे। नेक्स्ट सीन हमें मीटिंग का दिखाया गया जहाँ मिस्टर ओजन ने सजेशन दी कि हमें जल्द से जल्द प्रेसिडेंट को चेंज कर देना चाहिए। अभी धीरन आते हुए कहने लगा कि इतनी भी क्या जल्दी है, पहले पता तो लग जाने दो कि आखिर ये सारा कारनामा किया किसने। मिस्टर ओजिन को तो धीरन के आने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसके इस सारे बनाए हुए प्लान पर पानी फिर जाता है। आफ्टर दैट धीरन त्यान को समझा रहा था कि वैन और मिस्टर ओजिन में बहुत ज्यादा फर्क है, इसलिए कभी भी मिस्टर ओजन के हाथों उल्लू मत बनना। पर वो उल्टा धीरन से ही गुस्सा होने लगा कि तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले, मैं तुम्हें इजाजत नहीं देता हमारे बीच में आने की। धीरन फिर से उसे मिस्टर ओजिन के बारे में सोचने के लिए कहकर वहाँ से चला गया। तभी मिस्टर ओजिन ने आकर त्यान को बताया कि तुम बस प्रेसिडेंट बनने की तैयारी करो। नेक्स्ट सीन में धीरन काफी परेशान हो रहा था कि वो इस क्राइसिस को कैसे डील करेगा। तभी फेंगली उसके लिए डिनर लेकर आती है, बताया कि काम तो होता ही रहेगा, पहले तुम डिनर करो। डिनर फिनिश करने के बाद उसका स्ट्रेस दूर करने को उसे कुछ गेम्स खेलने के लिए लेकर आती है, जो धीरन को तो काफी फनी लग रहे थे। खैर इसी दौरान उसे आइडिया आता है कि वो क्राइसिस को कैसे खत्म करेगा और खुशी के मारे तो वो फेंगली को किस करने लगा। नेक्स्ट सीन में उसने जैंग के साथ मिलकर प्लान बना लिया था, जिस पर प्रोसेस करके वो अपनी कंपनी की रेपुटेशन वापस ले सकेगा। और वो प्लान ये था कि धीरन ने खुद ही लाइव स्ट्रीमिंग करके सबको बताया कि जिसके पास भी प्रॉब्लमेटिक टॉयज है वो हमें वापस करके नए टॉयज ले जा सकते हैं। गोल्डन एग्स को स्मैश करने के बाद ही नए गिफ्ट्स मिल पाएंगे। ये जरा गेम टाइप का था, इसलिए लोगों ने भी इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लिया। इस तरह कोई भी पैसा लगाए बगैर ये क्राइसिस खत्म हो जाता है, लेकिन मिस्टर ओजिन बोला कि इसमें कोई बड़ी बात क्या है, आखिर ये सब कुछ हुआ भी तो तुम्हारी वजह से ही था। इसके बाद नए प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग होती है, जिसमें धीरन जीत किया और मिस्टर ओजिन को तो सबसे ज्यादा शर्मिंदगी इस बात से हुई कि त्यान ने भी अपने भाई को वोट दिया। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ओजिन इन दोनों से कह रहा था तो तुम दोनों ने मेरे खिलाफ हाथ मिला लिया था। फ्लैशबैक से हमें दिखाया गया कि त्यान ने धीरन को कॉल करके बताया था कि भाई अंकल ओजिन मुझे रोज रोज ब्रेन वॉश करते हैं। बाकी का सारा प्लान हमारे धीरन का था। प्रेजेंट में वो मिस्टर ओजिन को बता रहा था कि मुझे तो आपकी हर चाल का पहले से ही पता था, लेकिन कभी भी आपको एक्सपोज नहीं करना चाहा, क्योंकि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। अब इसके बाद मैं कोई भी ऐसी हरकत आपकी बर्दाश्त नहीं करूंगा। त्यान ने भी बताया कि अंकल मैं आपकी बेटी से शादी जरूर करना चाहता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी गलत रास्ते को इख्तियार करता। नेक्स्ट सीन में त्यान अपने भाई का शुक्रिया अदा करता है कि आपने दोबारा से आकर अपनी पोजीशन ले ली और मैं फिर से अपनी केयरफ्री लाइफ गुजार पाऊंगा। जबकि धीरन को इस बात की खुशी होती है कि मेरे भाई ने मुझ पर ट्रस्ट करके मुझसे ही एडवाइस ली। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर ली को दिखाया गया, जो रोजी से कह रहा था कि मैं वादा करता हूँ कभी भी उस लड़की को आइंदा परेशान नहीं करूंगा जिसे मैं दिल ही दिल में लाइक करता हूँ। दोनों ही हाथ मिलाकर एक नए सिरे से अपनी दोस्ती की शुरुआत कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में त्यान का डैड उसका रिश्ता लेकर मिस्टर ओजिन के घर आता है। उसे उसके किए पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था, बल्कि काफी नॉर्मल रिएक्ट करता है। बताया कि मैं जानता हूँ अब तुम बुढ़े हो चुके हो, इसलिए रिटायरमेंट लेकर कंपनी का काम इन लड़कों पर ही छोड़ दो और चलो बस शादी की तैयारियां करो। मैं अपनी बेटी को और तुम्हारे घर पर नहीं रख सकता। इसके बाद जब त्यान ने वो सारी बात वैन को बताई तो
तो वो कहने लगी कि मुझे तुमसे और भी ज्यादा प्यार होने लगा है कि मेरा बॉयफ्रेंड कभी भी गलत रास्ते को नहीं चुनेगा। टियान को तो खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि पता नहीं पिछले जन्म में उसने कौन से अच्छे काम कर दिए थे जिसकी वजह से उसे वेन मिली। नेक्स्ट सीन में रोजी फेंगली को जबरदस्ती एक जगह पर लेकर आती है जहाँ स्टेज काफी अच्छे से सजा हुआ था। वेन ने भी इसे फ्यूचर लाइफ के लिए बेस्ट विशेष दी और वो सभी लड़के डांस करते हुए इसका वेलकम करते हैं। फिर इसे फ्लावर देने के बाद वहाँ धीरन की एंट्री होती है जिसने काफी यूनिक वे में इसे रिंग देते हुए शादी के लिए प्रपोज किया। फेंगली ने भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। इसके बाद दोनों की किस होती है और यहाँ पर हमारी सीरीज की हैप्पी एंडिंग हुई।